नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत। मैं हूं दीपांशु भंडारी और सुस्त शुरुआत हफ्ते की होती हुई आपको दिख रही है। 150 अंक फिसलकर 17,050 के नीचे निफ्टी आपको दिखेगा। करीब 125 अंकों की गिरावट आपको सेंसेक्स में आती हुई दिख रही है और निफ्टी बैंक भी 150 अंक कमजोर है। लगभग सभी सेक्टर्स में आपको दबाव इस समय आते हुए दिख रहा है। सपोर्ट लेने की कोशिश इन लेवल्स पर बाजार कर रहे हैं, पर दिन के निचले स्तरों के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। निफ्टी बैंक रिलेटिवली अगर आप बात करें तो थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर निफ्टी को पॉजिटिव टेरिटरी में लाने में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आईटी शेयर्स में है बड़ी बिकवाली। आई शो की करते हैं शुरुआत और इस समय की सबसे बड़ी बात क्या है ये जान लेते हैं। 150 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर आपको निफ्टी दिख रहा है। सेंसेक्स 550 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 150 अंक गिरा हुआ है। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, इंफ्रा, ऑटो, यहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। लगभग 0.2% तक की गिरावट यहां पर आती हुई दिख रही है और बाजार का सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं काउंटर्स की वजह से आ रहा है। एक और मूड बिगाड़ने वाली बात, रुपया निचले स्तर पर है। डॉलर की कीमत 75.40 के पास आती हुई दिख रही है, तो वहां से आपको और कमजोरी के संकेत आते हुए दिखेंगे। पर रखिए नजर अमेरिकी फ्यूचर्स को, क्योंकि वहां से आपको अच्छे संकेत आ रहे हैं। सुबह से डाउ फ्यूचर्स मजबूती दिखाते हुए दिख रहे हैं, करीब 0.5% ऊपर, 250 अंकों की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखेगी। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक पॉजिटिव टेरिटरी में शुरुआत करते हुए दिखा रहे हैं। तो एटलीस्ट ग्लोबल बाजार स्टेबल है, बट हमारे बाजारों में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। क्या करना है इस बिकवाली में, कहां पर रखनी है बाजार की नजर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स रोज की तरह आपके साथ जुड़ने वाले हैं और आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन आइडियाज। पर से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स, इवेंट्स जहां पर बाजार की नजर है और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। देवांशी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सबसे पहले तो आज से जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है वो शुरू होती हुई दिख रही है और 8 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। तो कंटिन्यूअसली हम 2 दिन देखेंगे कि बैंक निफ्टी पर आपको नजर रख के चलना है। इसके साथ ही आनंद राठी वेल्थ, आज आईपीओ बंद हो जाएगा। आज आखिरी दिन है आईपीओ में पैसे लगाने का। अब तक 5 गुना भर चुका है और जो इश्यू साइज है वो 660 करोड़ का है। और साथ ही भारत गियर्स के राइट इश्यू आज बंद हो जाएगा। आज आखिरी दिन है, यहाँ पे भी राइट इश्यू में आपको पैसे लगाने का। कल की बात करें तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। जो प्राइस बैंड है 405 से लेके 425 रुपीज है। हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखिए, कल अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी और जापान के Q3 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। और साथ ही अगर 8 दिसंबर की बात करें, सबसे पहले तो और सबसे अहम इस हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी 8 तारीख को आती हुई दिखेगी। इंडियन होटल्स का राइट इश्यू बंद हो जाएगा, जिसका प्राइस 150 रुपीज प्रति शेयर का है। जेबीएम ऑटो बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर विचार होता हुआ दिखेगा और कंटिन्यूअसली स्टॉक फोकस में भी है। और आखिर में श्रीराम प्रॉपर्टी का आईपीओ खुलेगा। इश्यू साइज 600 करोड़ है। 113 से 118 के बीच में प्राइस बैंड इसका तय किया गया है। तो इस आईपीओ पर भी आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट में तो भरपूर एक्शन है ही और थोड़ी देर में आनंद राठी वेल्थ के मैनेजमेंट से भी हम बात करने वाले हैं। वहां पर भी आईपीओ आज बंद हो रहा है और जबरदस्त रिस्पांस अब तक इसको मिलते हुए दिखा है। पर आइए कुछ और खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर, इनके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि एलआईसी के आईपीओ में चलते करीब 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स जो है वो खुलने वाले हैं। इसके चलते बीएससी लिमिटेड सीडीएसएल में आपने अच्छा खासा उछाल भी देखा। तो ये सबसे पहले हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एमसीएक्स बीएससी से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि सेबी से इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट जल्द मंजूर हो सकते हैं और सेबी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए आखिरी पड़ाव पे है। ये खबर हमने आपको दी थी, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स पे भी देखने मिला। इसके अलावा कोजेंसीज के हवाले से खबर आई थी कि सीमेंट की कीमतें जो है उसमें कटौती की गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सीमेंट की कीमतें जो है उसमें करीब 40 रुपये प्रति बोरी के आसपास और तमिलनाडु में 20 रुपये प्रति बोरी के आसपास की कटौती की गई है। सैटिन क्रेडिट केयर प्रेफरेंशियल इशू वारंट्स के जरिए ये कंपनी 225 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसको 81.25 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे प्रेफरेंशियल इशू को मंजूरी मिली है। टाटा पावर आईआईटी मद्रास के साथ R&D और कंसल्टेंसी के लिए इस कंपनी ने करार किया है। रामकृष्ण फोर्जिंग, इस कंपनी को 72 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं एमएचसीवी सेगमेंट में। बीसीएल इंडस्ट्रीज ओएमसी से 3.6 करोड़ लीटर इथेनॉल सप्लाई का टेंडर जो है इस कंपनी को मिला है। पराग मिल्क मोज़ेला चीज सेगमेंट के लिए पीएलआई स्कीम जो है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा आयोनॉक्स विंड, आयोनॉक्स ग्रीन के आईपीओ को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। आईपीओ के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी है। करीब 500 करोड़ के आसपास के फंड जो है वो जुटाए जाएंगे। ओएफएस भी इसमें लाया जाएगा। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है। एनएमडीसी में 14 लाख शेयर, ट्राइडेंट में 44 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं।
तो ये है आपके लिए आज के कुछ बड़े खबरों वाले शेयर्स और कुछ बड़ी डील्स भी होती हुई दिखी हैं। पर आइए बाजार का एक्शन कैसे समझना है, गिरावट वाले बाजार में कहां है आपके लिए मौके, कौन से स्टॉक्स पर करना है फोकस। हमारा दमदार पैनल है तैयार। आशु सर हैं हमारे साथ, साथ ही बंसल जी हैं, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी और सच्चिदानंद उत्तेकर भी हैं तैयार। थोड़ी देर में कुणाल जी भी जुड़ने वाले हैं। और आज कतार में सबसे आगे आशु सर हैं, तो आइए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु सर, बताएं एक तो जो बाजार में गिरावट है, कौन से लेवल्स पर आपकी नजर है और क्या होनी चाहिए इस समय स्ट्रैटेजी? दीपांशु, अगर लेवल्स की बात करें तो आई थिंक ये 17,000 के ऊपर और ये आसपास 50 पॉइंट प्लस माइनस ये आखिरी पड़ाव है। अगर दीपांशु ये टूट गया तो 16,500 और 16,500 के बाद 16,200। तो ऑल इन ऑल सेम व्यू है दीपांशु, मार्केट सेल ऑन राइज है, नीचे का घर खुला हुआ है, नीचे का डर भी है, नीचे के चांसेस भी हैं। सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस इन द मार्केट। और जितने भी ये नैरेटिव चल रहे हैं, मतलब ये तेजी के और ये वो नए स्टॉक्स में नई मतलब क्या कहते हैं ट्रैपिंग होती जा रही है। तो दीपांशु, आई एम एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द मार्केट एंड मतलब राइज जरूर बीच में आ रहा है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट है कि बीच बीच में आपको राइज मिलता है, लेकिन सेल ऑन राइज है दीपांशु। मतलब लेने का एक्चुअली में बहुत ही लिमिटेड लेना चाहिए, मतलब 20-80 रेशो होनी चाहिए अगर लेने की। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते 80, तो मतलब आप 20% लॉन्ग होने चाहिए, जो भी आप पिछले दिनों में थे। बट मुझे नहीं लगता वो हो पा रहा है, क्योंकि वो होप ट्रेड और जो नैरेटिव्स हैं इतने पॉजिटिव जो चलते रहते हैं, उसके चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रेश ट्रैपिंग हो रही है। सो उसके चलते दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल है, एक बाय कॉल है, एक अपडेट है और एक वर्ड ऑफ कॉशन है। तो आप बिल्कुल, तो आई थिंक बच गया। तो मैं पहले आपको सेल कॉल देता हूं। सेल करना है दीपांशु कोटक बैंक। कोटक बैंक आई थिंक पिछले दिनों में शायद किरण जी ने भी ये आइडेंटिफाई किया था ऊपर के लेवल पे। आज हमने बेचने के लिए अपने क्लाइंट्स को दिया थोड़ा ऊपर, लेकिन मुझे एक बड़ी गिरावट लगती है कि इसमें आई थिंक 40-50 रुपए और यहां से निकल सकते हैं। तो सिर्फ 15 रुपए के स्टॉप लॉस है। वैसे तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम था, लेकिन अब 15-20 रुपए इसलिए हो गया क्योंकि पिछले 1 घंटे में कोटक 1903 से भी नीचे 1895-96 के लेवल पे आ गया है। तो बेचना है कोटक बैंक और 1870 पहला टारगेट, 1850। और अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, मतलब या नहीं किया इस सेंस में बोलना चाहिए तेजी का, तो ये उससे भी नीचे का टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस सिर्फ 1910 या 1915 का रखना है फ्यूचर का। तो पहला स्टॉक है सेल कोटक बैंक। दूसरा है दीपांशु, अगर मतलब सेल तो कई सारे हैं, मतलब मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देता हूं दीपांशु। आईटीसी दीपांशु, जो पूरी ये उसकी मूव स्टार्ट हुई थी ना, 215-20 के लेवल से हुई थी, वहां से उसने ब्रेकआउट दिए 250-60-65 पे गया। तो दीपांशु आईटीसी पूरा वो घूम के, मतलब बहुत ही जल्दी घूम के वापस, मैं इसको बार बार शॉर्ट देता हूं। 226 में भी पीछे दिया, सचिन ने तब सपोर्ट नहीं किया था। मैं आज सचिन से पूछना चाहूंगा कि वो सपोर्ट करता नहीं, तो वागले जी से जरूर पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने जरूर 226 पे एक सेल कॉल दी थी। तो मुझे लगता है कि आईटीसी ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। तो अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो दीपांशु, ये तो 220 से 50-60 में जो नए लोग आए थे, जो नई होप बनी थी, आई थिंक इट हैज एडेड टू द प्रेशर, और ये मतलब कहीं भी जा सकता है। तो मतलब मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है, इंस्टेड ऑफ क्लियर प्लेन वनीला सेल कॉल ऑन आईटीसी। वर्ड ऑफ कॉशन इसलिए कि लॉन्ग बहुत है, तो उसको क्या कोई डबल शॉट क्या कर पाएगा 220 रुपए पे। और जो मेरा तीसरा कॉल है दीपांशु, जो लॉन्ग करना है सिर्फ 20 रुपए के स्टॉप लॉस से, टाटा स्टील का फ्यूचर। टाटा स्टील के फ्यूचर में कोई ऑप्शन के थ्रू नहीं करना दीपांशु। 1124-25, 1122-20 इसके भाव के आसपास चल रहा है। आज भी बीच में मूव दी, कल भी बीच फ्राइडे को मूव दी थी। मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही बीच, तब भी ये इंटरमिटेंट मूव ऊपर को देता है। मुझे लगता है कि मार्केट जरा भी स्टेबलाइज होती है, मतलब और 100 पॉइंट नहीं गिरता, तो सबसे ज्यादा तेजी से जो मूव करेगा ऊपर की तरफ वो टाटा स्टील होगा। तो दीपांशु टाटा स्टील लेने की राय है। कोटक बैंक सेल कॉल है। आईटीसी तो मतलब मैंने आपको शेयर किया ही है। और दीपांशु ये 17,050 आखिरी पड़ा हुआ, अगर ये टूट गया तो 16,550 की तरफ हम जा रहे हैं और उसके चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि दीपांशु सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद फ्राइडे को भी आज भी कहीं से बाउंस बैक नहीं आता, और सबको मतलब ना कॉन्ट्राडेट दिखता है कि नहीं, इससे नीचे क्या घटेगा आप लेना चाहिए, इससे नीचे क्या घटेगा आप लेना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज एडिंग टू द प्रेशर। सो आई एम लिटिल सर्कमस्पेक्ट, एंड आप बोलेंगे कि मैं काफी दिनों से हूं या बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट सो बी इट, जो है सो है।
बिल्कुल, और भरोसा नहीं है, बट एटलीस्ट इन सब में एक चीज है कि एक बाय कॉल आया आशु सर की तरफ से, बट हाँ, कोटक बैंक पर बिकवाली की राय है और साथ ही आईटीसी पर भी कॉशन दे रहे हैं। बाजार भी आखिरी सपोर्ट पर है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो और नीचे के लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स भी है जिस पर हमारे सारे एक्सपर्ट से बात करनी है, कुछ और कॉल्स भी आपके लिए तैयार है आने के लिए, पर उससे पहले एक स्पेशल एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे साथ तरुण शर्मा। तरुण, बताइए कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि दीप, सेबी एक नई पॉलिसी पे काम कर रहा है कि कमोडिटीज़ के लिए वन एक्सचेंज वन कमोडिटी। ये पहले भी डिस्कस हो रहा था, लेकिन अब सेबी इस पर डिस्कशन पेपर लेकर आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते में ये डिस्कशन पेपर आ जाएगा कि आप जो भी नई कमोडिटी, कोई भी नया एक्सचेंज यदि लॉन्च करता है तो पहले 3 साल तक वो कमोडिटी सिर्फ उसी एक्सचेंज पे ट्रेड करेगी और उसके बाद वो कमोडिटी किसी और एक्सचेंज पे जाएगी। सेबी का मोटिव इस पॉलिसी को लाने का यह है क्योंकि जब इस कमोडिटी मार्केट को एक्सपेंड करना है और यदि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो कंपटीशन बढ़े, लेकिन उस नई कमोडिटीज़ जहाँ पर वॉल्यूम नहीं क्रिएट होते हैं तो एक्सचेंजेस का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जब तक आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे ट्रेड ना करवाएं। तो इसी वजह से सेबी ये चाह रहा है कि एक कमोडिटी जो पहले उस चीज़ को फाइल करेगा जिसकी एक्सक्लूसिविटी होगी, वो एक्सक्लूसिविटी करीबन 3 साल तक रखी जाएगी और उसके बाद वो किसी और एक्सचेंज के लिए खोली जाएगी। तो इसमें जो लिक्विडिटी इन्हेंसमेंट स्कीम है या और जो बेनिफिट मार्केट मेकिंग के लिए देने हैं वो शुरुआत में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए पर्टिकुलर एक्सचेंज और पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए दी जाएंगे और 3 साल बाद उसको दूसरी एक्सचेंजेस के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि एक्सचेंजेस को भी इंसेंटिव मिले कि कुछ नए प्रोडक्ट्स लेकर आए ताकि मार्केट को और बढ़ाया जाए। क्या सोच विचार क्या है इसकी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि कमोडिटी मार्केट अभी मतलब जब से एफएमसी से भी मर्जर हुआ उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ा मार्केट खुलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। जितने भी नए एक्सचेंजेस आए सभी ने बेस मेटल या नेचुरल गैस या प्रीशियस मेटल पे ही ट्रेड करना स्टार्ट किया। ऑलरेडी वॉल्यूम्स हैं, ऑलरेडी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम भी शिफ्ट ज्यादा नहीं हो पाए। तो अब क्या कई सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो अलाउ हो सकती हैं। तो अब उसके बाद यदि मैं कोई नया यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता हूं और मैं उस पर यदि उसको बढ़ाता हूं और उसको अपने पास, यदि मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि 3 साल तक रख रहा हूं तो मैं उसमें ज्यादा काम कर पाऊंगा और उसके बाद मैं उसको कोई और एक्सचेंज उसको डुप्लीकेट करके शिफ्ट कर सकता है। होता क्या है कि मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक कोई भी कमोडिटी पे काम करता है और उसके बाद कोई उसी प्रोडक्ट को कोई और एक्सचेंज अप्लाई कर देता है तो एक सेग्रीगेशन हो जाता है वॉल्यूम्स का, तो वो नहीं करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि आईएफएससी में जो गोल्ड एक्सचेंज आ रहा है उसको भी इसी तरीके से सेबी ने रखा कि आईएफएससी रेगुलेटर ने इसी तरीके से रखा कि आईबीएक्स बनाया, इंडियन बुलियन एक्सचेंज, जिसमें एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स तीनों के 33% की शेयर होल्डिंग रखी। उसका मोटिव क्लियर था कि आपको जो आपका जो कंपटीशन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजेस से है। तो आप इंडियन एक एक्सचेंज रहेगा और बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उनसे हमारा कंपटीशन रहेगा। वैसे ही अब वो यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि आपका एक कमोडिटी रहेगी, उससे आप उस एक्सचेंज पे पहले वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और उसके बाद दूसरी जगह डुप्लीकेट। तो एक्सचेंज का भी फायदा है कि 3 साल के लिए वो मार्केट बना सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है और ऑफ कोर्स क्योंकि कमोडिटीज में एमसीएक्स फिलहाल सबसे आगे है तो यहां पर देखा भी जाएगा कि शायद नए प्रोडक्ट्स लाने में वो जल्दबाजी कर पाए, बट बीएससी, एनएससी यहां पर भी रखनी पड़ेगी नजर। एक बार जरा एमसीएक्स की चार्ट पर भी राय ले ली जाए, क्योंकि सुबह भी तरुण ने एक्सक्लूसिव खबर बताई थी जब इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे और अब ये भी एक खबर आती हुई दिख रही है। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर, जरा एमसीएक्स के चार्ट पर राय दें। अपने रिसेंट हाई से ये भी काफी करेक्ट हुआ है, इन लेवल्स पर क्या कहती है चार्ट सर? वेरी गुड आफ्टरनून दीप। चार्ट्स पे मेरा मानना है कि एमसीएक्स अभी न्यूट्रल पैटर्न फॉर्मेशन है, कोई तेजी नहीं है, कोई मंदी नहीं है, पर सपोर्ट्स के काफी नजदीक है। 1550, 1600 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। इसको 1700 अगर क्रॉस कर देता है तभी में एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन खत्म हुआ है, इसके संकेत मिलने चालू हो जाएंगे और फिर एक अपमूव आपको देखने को मिलेगी। करंट लेवल पे मुझे कोई बड़ी अपमूव या डाउन मूव नहीं दिख रही है। तो करंट लेवल पर कोई बड़ी अपमूव या डाउन मूव नहीं है, बट खबरें अच्छी आ रही हैं जहां तक एमसीएक्स का सवाल है। नजर रखिए एक्सक्लूसिव खबर एक्सचेंजेस को लेकर। कमोडिटी के लिए अगर आप नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो 3 साल के लिए उसी एक्सचेंज के पास वो प्रोडक्ट रहेगा, कोई और एक्सचेंज इसको लॉन्च नहीं कर पाएगा। आइए कुछ कॉल्स हैं तैयार, पहले चलते हैं सची जी के पास, बिगुल BTSTT।
बताएं सच जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर एशियन पेंट्स में अभी भी बिकवाली करने का ही डेटा है। जिस तरीके से फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, 3100 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर अगर हम 60 मिनट्स चार्ट देखें या डेली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसके प्राइस टारगेट लगभग यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे ही नजर आ रहे हैं। सो 2930 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है एशियन पेंट्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3088 के आसपास। जिस तरीके से फ्यूचर्स अभी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव इसी हफ्ते में शेप अप होनी चाहिए। एंड काफ़ी बड़ी वीकनेस है, एक काफ़ी क्लासिकल लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। एक अच्छा पुल बैक आया था अराउंड 3200 3300 के आसपास, जहाँ पर हमने फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह दी थी। एंड वापस एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम एम्पलीफाई होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। ओके, तो 2930 के टारगेट्स के लिए 3000 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है एशियन पेंट्स। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीप, मुझे लगता है मार्केट में डाउन मूव अभी भी कंटिन्यू है। इतना गिरा, अभी क्या गिरेगा ये सोच के अब बाय नहीं कर सकते। सेल ऑन अ राइज ये मार्केट है और मेन लीडर वीक है। रिलायंस में बेच के चले, 2385 के करंट भाव से बेचे और एकदम क्लोज स्टॉप लॉस। 2400 का सपोर्ट टूटना ही नहीं चाहिए था अगर मार्केट को बाउंस होना था। जो फोर्स से 2400 टूटा है, मुझे लगता है रिलायंस 2320 2325 यहाँ से भी एक 60 रुपए नीचे जाना चाहिए। एक 20 रुपए का 15 से 20 रुपए का रिस्क ले ले। 2400 के ऊपर का स्टॉप लॉस, 2320 से लेकर 2300 का टारगेट। ओके, टाइट स्टॉप लॉस है, बट 2320 से 2300 तो और एक बड़ी ब्रेकडाउन रिलायंस में वागले साहब देख रहे हैं। यहाँ से 80 रुपए की गिरावट इस पर आती हुई दिख सकती है। और रिलायंस वीक है तो निफ्टी का भी हाल देख लीजिए। डेज लो पर है निफ्टी, 17,000 के नीचे निफ्टी आते हुए दिख रहा है। 200 पॉइंट से ज्यादा की बिकवाली। देखते हैं क्लोजिंग बेसिस पर आज 17,000 बाजार होल्ड करते हैं कि नहीं, बट फिलहाल इंट्राडे में 17,000 के नीचे निफ्टी आपको जाते हुए दिख रहा है। और रिलायंस की बिकवाली का एक बड़ा योगदान है इस समय, जहां तक बाजार की गिरावट की बात है, जहां पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक यहां पर वीकनेस आ रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, इन दोनों दिग्गजों पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। यहां से भी बाजार की वीकनेस बढ़ रही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये भी नीचे हैं। और HUL ITC 1 से 1.25% की गिरावट यहां पर भी है। 200 पॉइंट्स की गिरावट जो निफ्टी में आ रही है, इन सभी स्टॉक्स का एक बड़ा योगदान वहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। चलिए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। आफ्टरनून दीपांशु, सेल का ट्रेड नजर पे आया है और जो स्टॉक है उसका भाव चल रहा है 571 572 के पास। फ्यूचर्स के अंदर सेल का ट्रेड लेना है। स्टॉक का नाम है डाबर के अंदर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है। 200 DMA लेवल टूटे हैं, रिसेंट के लो टूट रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है डाबर यहां से बिकवाली दिखा सकता है। 582 583 ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे के अंदर डाबर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 560 का पहला, और 560 का लेवल अगर टूटता है तो 555 रुपए तक के लेवल डाबर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा डाबर में। यहाँ पे 582 583 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 560 रुपए से लेके 555 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल 560 555 के लेवल्स आपको यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। डाबर पर है बिकवाली की राय। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, बिगुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, क्या करना है इस समय? दीपांशु, बिकवाली की राय है कॉल चार्ट कॉर्नर के, बट हाई कन्विक्शन है, बेचना है। इंडसइंड बैंक, इसके अंदर देखें तो सबसे पहले गिरावट शुरू हुई थी। 3 दिन का इसने पुल बैक दिखाया है। आज पुल बैक का अंत हो रहा है और स्टॉक बड़ी तेजी से गिरने के लिए रेडी है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना है दीपांशु, जिसको 3 फॉलिंग मेथड्स पैटर्न कहा जाता है। कैंडलस्टिक का पैटर्न है जिसमें एक उल्टा एन शेप बनता है चार्ट पर और उसका ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बेच करके चले। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 940 रुपए पर, 940 पर रखें। पहला टारगेट 900 के नीचे 897 का पहला टारगेट होगा और इवेंचुअल टारगेट 880 रुपए का है। तो 880 तक का सीधा फॉल देखने को मिलेगा। इंडसइंड में बिकवाली की राय।
कॉल्स आपके लिए आ रही हैं और दिग्गजों पर ही है सेल कॉल। कोटक बैंक आशु सर ने बिकवाली की राय, एशियन पेंट सचित जी, वागले साहब रिलायंस इंडस्ट्री, सुमित जी डाबर और अब इंडसइंड बैंक पर राकेश जी, कुणाल जी। तो प्रेशर बाजार में बनते हुए दिख रहा है। 17,000 के नीचे है निफ्टी इस समय। देखते हैं किस तरफ का एक्शन बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी कमजोर शुरुआत के बाद अब फ्रेश बिकवाली बाजार में आती हुई दिख रही है। पर एक जगह जहां पर बाजार का एक्शन भरपूर बना हुआ है इस पूरे साल और स्पेशली इस महीने देखिए तो और दमदार आईपीओ आ रही हैं। आनंद राठी वेल्थ आईपीओ का आज है आखिरी दिन। अब तक दमदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपके लिए आते हुए दिखे, 5-5.25 गुना बल्कि अब तक इशू भर चुका है और नेक्स्ट अपडेट में थोड़ा और बढ़कर आएगा। आइए बात करते हैं कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन आनंद राठी साहब के साथ न्यूज पर व्यूज में। राठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आईपीओ का है आखिरी दिन आज और अब तक तो दमदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपके आईपीओ को मिलते हुए दिखे। सर खुश हैं? जो थोड़ा बाजार में सुस्ती का माहौल है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, इसके बीच दमदार रिस्पांस मिलते हुए दिख रहा है आईपीओ को? यहाँ बहुत खुश हैं साहब। आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट किया है इन्वेस्टर्स ने। काफ़ी अच्छी तादाद में एप्लीकेशंस आई हैं। रिटेल भी आई थिंक 7 टाइम के आज पास हो चुका है। सब तरह से अच्छा सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं इन एडवांस सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि लोगों का जो हमारे लिए जो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है वो इसमें सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, और बढ़िया रिस्पांस मिला है सर आपके आईपीओ को। ऑफ कोर्स फाइनल फिगर तो काफी और बढ़कर ही आएगा, बट थोड़े सुस्ती वाले बाजार में भी अच्छा रिस्पांस आते हुए दिख रहा है। और सर एक बाजार पर व्यू नहीं, बट जो बाजार के एक्शन है उसके इंपैक्ट रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पिछला 1.5-2 साल रहा है मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। कोरोना के लो से हमने देखा है कि दमदार तेजी बनी है और काफी सारे नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं जिन्होंने अब तक कोई बाजार में एक बड़ा करेक्शन नहीं देखा है या फिर ऐसा सिनेरियो नहीं देखा है जहां पर किसी भी भाव पर खरीदें तो लॉस हुआ हो। ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अच्छा मुनाफा ही रहा है। तो अगर यहां से बाजार थोड़ा स्टेबलाइजेशन देखता है, थोड़ी बिकवाली आती है, तो फिर इन इन्वेस्टर्स का क्या होगा सर? और फिर बाजार के सेंटिमेंट पर अगर इंपैक्ट आता है तो फिर आपकी कंपनीज या फिर इस पूरी इंडस्ट्री पर भी इंपैक्ट उसका आते हुए दिखेगा? देखिए, 2 चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म का जो है हमेशा रिटर्न बहुत अच्छा आया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ आएंगे तो हो सकता है आपको मुनाफा नहीं हो, नुकसान भी हो सकता है, और वॉलेटिलिटी वो शॉर्ट टर्म की है, परंतु लॉन्ग टर्म में जो अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरा, अभी जो मार्केट का इम्पैक्ट है वो देखिए, बिकॉज जो ओमनिकॉन का जो एक भय वापस आया है उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक तरफ इकोनॉमी में देखें, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी चल रही है, कंपनियों की रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस हो रही, लोग नए इन्वेस्टमेंट्स की इतनी बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए ये शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट आता है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई ओमनिकॉन हालांकि कह रहे हैं कि जल्दी फैल रहा है, परंतु इसका इम्पैक्ट ऐसा कहने में आ रहा है कि कम है। तो देखिए, आई थिंक ये जो आते हैं सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट आते हैं, जैसे मार्केट हिल जाता है और थोड़ा कंसोलिडेशन प्रोसेस भी होता है, मार्केट बहुत ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोग नीचे आते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छा रहेगा और इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस समय कोई इन्वेस्टर को किसी तरह का घबराने की आवश्यकता है। मार्केट ऊपर नहीं है, बल्कि जब मार्केट नीचे आता, करेक्शन आता है, उस समय एक अपॉर्चुनिटी आती है आदमी को लेने की। आज ऊपर से मार्केट 7-8-10% अगर नीचे आ गया है तो मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टर रह गए हैं जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, उनको इस मौके का अपना फायदा उठाना चाहिए और मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, और फायदा उठाइए, डिप का एंट्री लीजिए, लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। सर आपके जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, FY21 में जबरदस्त ग्रोथ देखी। इस साल भी जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है अच्छी ही ग्रोथ इस पर भी आती हुई दिखी है। सर आगे भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और इन्वेस्टर्स और निवेशक इस समय पैसा डालने के लिए तैयार हैं, या फिर ये थोड़ा कूल ऑफ रैशनलाइज होगा क्योंकि बेस भी काफी बढ़ रहा है अब तो? देखिए, जहाँ तक हमारी जो आपने देखा 22-23% की ग्रोथ CAGR आई है,
और दूसरी एक विशेष बात तो है कि आज की तारीख में कौन सी एसेट जो है वो आपका ठीक लगता है, जो रियली अच्छी अट्रैक्टिव है। उसमें अगर देखें तो खाली इक्विटी एक ऐसा क्लास है। आज देखिए डेट में रिटर्न इतना कम हो गया है, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं आया है पिछले कई सालों में, गोल्ड में भी वैसा लोगों का झुकाव कम हो गया है। तो निश्चित बात है कि जो भी सेविंग जा रही हैं उसमें काफ़ी झुकाव इक्विटी मार्केट में आ रहा है और आना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है तो जरूरी है कि आदमी को अपनी अच्छी अगर रिटर्न निकालनी है तो कुछ हिस्सा अच्छा खासा, हम तो ज़्यादा हमारे जो चूंकि HNI क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा समझते हैं तो उनको तो हम बड़ा हिस्सा उनको सलाह देते हैं कि भाई आप इक्विटी मार्केट में रहिए, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। और इसलिए मेरा ये मानना है कि पैसा तो इस मार्केट में आता रहेगा और इसलिए कोई ऐसी नहीं लगता कि मार्केट से पैसा निकलेगा। आपने देखा FI की सेल आई तो सामने है, आपके म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता जा रहा है और उनका इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है। बिल्कुल, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उतार चढ़ाव तो बाजार का साइकिल का पार्ट ही है, बट इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार रहेगा। राठी साहब का यही भरोसा है। सर, एक चीज जाननी थी आपसे, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके फर्म के बारे में। जब हम फिनटेक या फिर बैंक से बात करते हैं तो एक फैक्टर होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि किस कॉस्ट पर आप कस्टमर्स ले रहे हैं और फिर वहां से कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री में भी सर ऐसे ही होता है? और अगर इसके बारे में थोड़ा आप समझा पाएं कि आप कैसे कस्टमर्स गेन करते हैं, उस पर आपका क्या खर्चा होता है और फिर रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है? सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, परंतु डिपेंड करता है कि उस कॉस्ट का क्या रिलेशन उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है उस कस्टमर की। तो अलग अलग जो सेगमेंट है उनमें रेवेन्यू पोटेंशियल अलग है। एक रिटेल कस्टमर है जहां 1-2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, उनकी रेवेन्यू पोटेंशियल मान लो एक साल में 1500-2000 हो, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट अगर 1000 हो या 1500 हो तो 6 से 12 महीने में पैसा निकल जाता है। जो मास एफ्लुएंट हैं जिनका समझिए 5 लाख 10 लाख से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है या बड़ा भी 1 करोड़ तक है, उनकी चूंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा आएगा, तो उनकी एक्विजिशन कॉस्ट अगर 4-5 हज़ार हो तो भी वर्थ है। जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, मेन जो हमारा बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट का है उसमें हमारी है 5 करोड़ से 50 करोड़ के क्लाइंट लाने की। तो उसमें हमारे एक्विजिशन कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक RM जो है 40-50 क्लाइंट फैमिली अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इसलिए और उनकी अगर 4-5 करोड़ की भी एवरेज AUM हो तो 150-200 करोड़ की जो है एक आदमी के पास RM में जाके समय में हो सकता है। इसलिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु हाँ छोटे जो रिटेल सेगमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो जैसे आपने देखा, हमने RSP में दिया है कि जो पुराने RM हो जाते हैं 5 साल से ऊपर, वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी RM AUM बहुत बढ़ जाती है, उनकी रेवेन्यू बहुत बढ़ जाती है। और इसमें जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको भी सलाह की जरूरत है। वो मानते हैं कि सलाह से उनका जो है उनका रिटर्न और परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो इसलिए ये हमारा एक सेगमेंट है, बड़ा स्पेशलाइज सेगमेंट है और इसलिए उसमें अच्छी आगे ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ का स्कोप भी है एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स भी बढ़ रही हैं। आज हम स्टोरी भी कर रहे थे कि LIC का IPO आ रहा है, उसकी वजह से भी डीमैट अकाउंट्स की पुश हो रही है, तो और नए निवेशक जुड़ने के लिए तैयार हैं। राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज IPO के आखिरी दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने प्लान्स और आगे के आउटलुक के बारे में बताने के लिए। और दमदार सब्सक्रिप्शन मिला है सर, देखते हैं फाइनल फिगर कहाँ पर आता है और आशा करते हैं कि आगे जाकर भी कंपनी ऐसे ही अपने अब नए इन्वेस्टर्स जो जुड़े हैं उनके लिए भी वेल्थ क्रिएट करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर एंड चेयरमैन आनंद राठी साहब, बता रहे थे IPO के प्लान्स और आगे कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को भी तो नजर रखेंगे। और अब तक करीब 5.25 गुना ये IPO आपके लिए सब्सक्राइब भी होते हुए दिखा है। पर एक बार नजर वापस बाजार पर डालिए, क्योंकि और गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है। 17,000 का स्तर थोड़ा तोड़ा था, होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, अब वीकनेस और बढ़ती हुई दिख रही है। और बैंक्स जो थोड़े यहां पर आज पॉजिटिव लेवल में दिख रहे थे, वहां पर भी वीकनेस आई है। अब सिर्फ 3 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में है, बाकी पूरा बाजार आपको आज नीचे ही दिखेगा। IT में क्या हो गया है जरा एक बार यहां पर भी डालते हैं नजर। सुमित जी, TCS 2% नीचे, IT दिग्गजों को नीचे ले जाता हुआ, क्या चल रहा है सर इसमें?
को मिल रहा है और मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा सा दबाव और देखने को मिलेगा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इनफैक्ट टेक महिंद्रा जो मजबूत था वो भी आज थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से दबाव और देखने को मिले। मार्केट्स में रिबाउंड आएगा, उसके बाद ही इन स्टॉक्स में रिबाउंड आएगा। जब तक मार्केट्स में रिबाउंड नहीं आता तब तक ये स्टॉक्स थोड़ा सा और दबाव दिखा सकते हैं। जहां तक टीसीएस का सवाल है, 3500 रुपए तक के या शायद 3480 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो रखिए नजर टीसीएस, रिलायंस पर तो ऑलरेडी आपके लिए सेल कॉल आ चुका है। किरण जी, बजाज फिनसर्व भी आज नीचे है सर, 17,000 तोड़ने के लिए तैयार। फिनसर्व दोनों ही वीक चार्ट पैटर्न्स है और मैंने कई बार पिछले 2-3 हफ्ते में शॉर्ट कॉल्स दिए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि इधर से और नीचे स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। इतने जल्दी बॉटम नहीं बनने वाले, क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिला है उसके बाद जो पुल बैक्स आते हैं उसमें बिकवाली हो जाती है। और उस लिहाज से मेरा मानना है कि जो रीसेंट बॉटम्स थे बजाज फिनसर्व इन पर्टिकुलर, ये भी वॉयलेट होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर शॉर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम बाय मत कीजिए इन लेवल्स पे। एक बार एक पैनिक सेलिंग आ जाएगी तभी आपको एक बॉटम बेस बनता नजर आएगा। अभी भी पैनिक सेलिंग आई नहीं है। पैनिक सेलिंग अभी तक आई नहीं है, जब आएगी तो आपको पॉसिबली बॉटम बनते हुए दिखाएगा। जो अनिल जी भी बात कर रहे थे, जब आप ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा पैनिक देखते हैं, वही एक बॉटम का इंडिकेटर होता है। पर आशु सर, इस पर आपसे एक सवाल पूछना था। यूजुअली जब भी ऐसा एक बाजार होता है, कुछ स्टॉक्स हैं जो लीडरशिप लेने की कोशिश करते हैं या सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच 57,000 का स्तर भी सेंसेक्स तोड़ते हुए दिख रहा है। पर आज रुपया कमजोर है, पर आईटी या फार्मा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे आए हैं, बट उसके जो बेनिफिशियरीज हैं वहां पर भी एक्शन नहीं दिख रहा है। तो जो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, इसको कैसे समझना चाहिए, स्पेशली जो डिफेंसिव काउंटर्स में आज आप एक ज्यादा बड़ा ब्रेकडाउन देख रहे हैं? दीपांशु, आप लीडरशिप नीचे की साइड पे पूछ रहे हैं या ऊपर की साइड पे? सपोर्ट की लीडरशिप की बात कर रहा था, बट ऑफ कोर्स अब तो नीचे जाने में ही ज्यादा लीडरशिप डिफेंसिव्स की आ रही है। नहीं दीपांशु, कोई सपोर्ट नहीं है। द मोर द पॉपुलर स्टॉक, द मोर द कंफर्टेबल स्टॉक, उतना ही रिस्क उसके अंदर ज्यादा है। मैंने बताया था ना कि वो ये जो एक दीपांशु, मैं पिछले 3 हफ्तों से कितना डेटा शेयर कर चुका हूँ, हाईएस्ट ओवरबॉट एवर पिछले 8 सालों का। उसके बाद हर बार बोल चुका हूँ कि आपको कितनी माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है, जो मतलब ओवरऑल जो बुल नैरेटिव्स हैं कि बाय एट डिप्स है, अल्टीमेटली तेजी है, ये तो बुल मार्केट करेक्शन है। दीपांशु, इतने ऊपर में, आई मीन दीपांशु, मैं आज अनिल जी नहीं है, नहीं तो मैं आप उनसे एक पूछता, आज नहीं तो वेडनेसडे जरूर पूछूंगा। मैं मतलब आपसे पूछता हूँ दीपांशु, आशीष एवरीडे मॉर्निंग कवर्स के आज ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट है, तो अगर उसको पूछना कि पिछले 3 महीने में क्या कंपाइल करके कितनी रिपोर्ट बाय कॉल्स आई हैं, मतलब आज सुबह भी शायद आईसीआईसीआई, मैक्वारी और नमूरा की आईसीआईसीआई बैंक पे थी। मतलब टुडे इज जस्ट एन एग्जांपल। लास्ट 90 डेज की रिपोर्ट्स कंपाइल करना कि कितनी बाय कॉल्स आई हैं। आई थिंक कंसिस्टेंटली एवरी डे देयर हैज बीन ए बाय कॉल। और दीपांशु, कंसिस्टेंटली 3 महीने से एफआईज की सेलिंग चल रही है। मतलब मुझे तो ये गेम ही समझ नहीं आती है। इसमें फंसता कौन है, इसमें मरता कौन है, इसमें मिसगाइड कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर। मतलब वो बाइंग रिपोर्ट देख देख के उधर रोज रात को सेलिंग, बाइंग रिपोर्ट देख देख के रोज रात को सेलिंग। तो दीपांशु, देयर इज लॉट, समटाइम्स यू हैव टू रीड बियॉन्ड द डेटा। I mean, there's this beyond psychology. It is not everything is depicted on data. कई लोग पूछते हैं ना, वो चार्ट्स नहीं बताते कि गेम क्या चलती है, कैसे चलती है, मुझे खुद समझ नहीं आती है, बट प्रीएम्प्ट करनी पड़ती है कुछ चीजें। तो दीपांशु, मतलब मार्केट में पैसा आना और जितना नीचे जा रहा है उतना ज्यादा फंसने आ रहे हैं, उतना रिबाउंड की और वेट करेंगे। रिबाउंड आएगा भी ट्रेडर के लिए आएगा, 200-300 पॉइंट आ गया ट्रेडर में। जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन में करते हैं, वो कमा लेंगे। जिनके पास स्टॉक फंसा हुआ है, फंसे रहेंगे। और इनफैक्ट आशु सर, आपने जो ये बात करी वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारी टीम ने थोड़ी रिसर्च भी निकाली है कि एग्जैक्टली ये सेलिंग कहां से आ रही है, कौन से फंड्स में हम कुछ ज्यादा बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पर आइए, वक्त है 2:30 बजे और समय है जुड़ने का सेठी साहब के साथ उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। स्वागत है सेठी साहब। और आज तो बाजार की आपको बहुत बाजार की जरूरत है आपकी, और अच्छा है कि ऐसे दिन में भी और डेज लो पर भी आप जुड़ने के लिए तैयार हुए। सर बताएं, क्या है इस समय व्यू, क्या है आपकी इस समय स्ट्रैटेजी? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, बाजार में तो चारों तरफ बिकवाली का माहौल है। तो बाजार में आज इस तरह के बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह देना तो बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब सूखी घास से सुई खोजने के बराबर है शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की कॉल।
लॉन्ग टर्म पिक्स तो बहुत सारे निकल जाएंगे, बिकॉज अगर आप 5-7% का करेक्शन लेने को तैयार हो तो मुझे लगता है 9 से 12 महीने का अगर व्यू है तो यहाँ से बहुत अच्छे पैसे कई सारे स्टॉक्स में बन सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म इसके लिए, बट फिर भी एक स्टॉक आया है तो जो मैं खरीदारी करने की सलाह देना चाहता हूँ। और एक और मुश्किल ये भी है कि सामने आपने आंसू जी को बैठाया हुआ है, तो अभी तो क्या है, कुछ भी बाई कॉल देने में ही डर लगता है। हाँ, और आज तो पूरे फॉर्म में भी हैं आशु जी, कोई बाई कॉल दे भी दे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। बट बताएं सर सेठी साहब, क्या है इस समय स्ट्रैटेजी? बिल्कुल दीपांशु, आज के लिए जो खरीदारी करने की सलाह है, कैश मार्केट का स्टॉक है जिसको बाजार के उठापटक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट, जो कि अभी 988 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट के लिए। एक 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिससे 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। फिर कंपनी का एक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत ही शानदार है, अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है जिसके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, अच्छे मार्जिन पे काम करती है। डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.5 का है। और सितंबर तिमाही के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। 28 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 52 करोड़ का नुकसान था। तो मुझे लगता है इस तरह की कंपनी, और जिसमें प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 63.7% की हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है। और FIH DIH भी अराउंड 13% ओन करते हैं, जिसमें अच्छे क्वालिटी के फंड्स है, HDFC है, DSP है, IDFC है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो 987-88 के लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1030 का, स्टॉप लॉस रखना है 970 रुपए। ओके, तो 1030 का टारगेट, 970 का स्टॉप लॉस, करीब 1000 के लेवल 990 पर अब मिल रहा है आपको। तो अच्छे खरीदारी के लेवल्स आपको मिल रहे हैं पावर मैक में। कोई और कॉल सेठी साहब? नहीं, बस दीपांशु बहुत मेहनत करके एक ही कॉल निकली आज। की दाद देनी पड़ेगी सेठी साहब की, इस बाजार में भी आप एक अच्छी बाय कॉल निकाल कर लाए हैं। पावर मैक प्रोजेक्ट्स, ये है काउंटर जो है पसंद सेठी साहब को, नजर रखिए इस पर। आइए कुछ और, शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए हैं तैयार। पहले बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक बिकवाली का कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2340, 2345 फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है टाइटन। 2380 के स्टॉप लॉस से टाइटन में यहां पे बिकवाली करें। टाइटन कल का लो ब्रेक कर चुका है। इनफैक्ट लास्ट 2 से 3 दिनों के लो पे अभी टाइटन आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है टाइटन में यहां से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 2300 से लेके 2280 तक का मूव शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। तो 2380 का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में सीएमपी पे बिकवाली करें। 2300 का पहला टारगेट, 2280 का दूसरा टारगेट। ओके, 2300 2280 के टारगेट के लिए बिकवाली करें। पिछले 1-1.5 महीने में अच्छी रैली भी आई थी, अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी चल रही है, तो बिकवाली की राय है टाइटन पर। BTSTT का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, एक काफ़ी अच्छे पुल बैक के बाद वापस टाटा मोटर्स में वीकनेस नज़र आ रही है। इनफैक्ट थोड़े से स्लिपेजेस अभी हो चुके हैं, बट मुझे लग रहा है अगर पुल बैक वापस मिलता है तो 472 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय ज़रूर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 476 के आसपास, 476.30 पर। एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 460 जो एक पहला टारगेट था अचीव होने के बाद वापस वहां से रिबाउंड हुआ था, वो पर्टिकुलर लेवल आई थिंक वापस रिविजिट होना चाहिए। तो 460 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी बिकवाली ही करनी है टाटा मोटर्स के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 476.30 पे। ओके, तो टाटा मोटर्स में है कमजोरी, और अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी आपको आते हुए दिखा है। स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है और पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है किरण जी। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, परफेक्ट स्टॉक चुना है सचिन ने, और मेरा भी यही कॉल रहेगा। टाटा मोटर्स में एग्रेसिव होके थोड़ा सा बिकवाली करना चाहिए। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। मेरे भी टारगेट्स 460 के पहले है, पर उधर रिव्यू लेने की सलाह है। मुझे लगता है 450, 445 लेवल्स भी देखने को मिलेंगे 2 से 3 दिन अगर देते हैं तो। और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के लिए 477 का है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स। पर मैं 470 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहा हूं, जो कि लगभग अभी 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब मैंने बोलना चालू किया था तब लगभग 19 के आसपास था। 20 में भी बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा अभी 17 रुपए का, यानी 3 रुपए की रिस्क है।
पर टारगेट्स काफी बड़े हैं। 29 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 33 दूसरा टारगेट रहेगा। टाटा मोटर्स बेचने की सलाह यानी पुट ऑप्शंस के जरिए बाय करके चलने की सलाह होगी। कौन सा पुट बोला किरण जी, जरा एक बार फिर से बताएंगे? 470 का पुट ऑप्शन बाय करना है। ओके, तो टाटा मोटर्स शॉर्ट करिए फ्यूचर्स में या फिर 470 का पुट खरीद कर चलें, ये है आपके लिए राय किरण जी की तरफ से। आशु सर, आपका भी सपोर्ट टाटा मोटर्स के लिए? काफी तेजी से नीचे आ रहा है इस समय। दीपांशु, मैंने पिछले हफ्ते जब मैं स्टूडियो में था तब भी कहा था, मतलब एक कॉशन दिया था कि ये भी 500 के ऊपर मतलब ट्रेडर्स इन्वेस्टर डिलाइट बन गया था, और जिस तरह से नीचे आके खड़ा हुआ, आई विल नॉट बी सरप्राइज के 30-40 रुपए स्टॉक में निकल जाएं। तो दीपांशु, मार्केट ऐसी पॉइज्ड है कि मतलब स्टॉक में मतलब कई सारे स्टॉक्स हैं अच्छे वाले, वो टेम्परेरी एक्सीडेंट्स के लिए खड़े हैं। तो दीपांशु मतलब एट बेस्ट के नहीं लेना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। दीपांशु, अभी सेठी जी मुझे जिस तरह से कह रहे थे कि मैं बैठा हुआ हूं, दीपांशु मैं एक बहुत छोटा सा बंदा हूं, हो सकता है शायद मेरी बात कड़वी लगती हो, लेकिन अगर अच्छी बात से पैसे लगते हैं तो आई थिंक कड़वी बात बेटर है। मैं रोज आके दीपांशु बोल दूं 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, दीपांशु मेरा तो मुंह चलेगा लेकिन लोगों के पैसे लग जाएंगे। तो मुझे उस चीज से थोड़ा सा परहेज रखना होता है, और मैं कहता हूं कि चाहे बात कड़वी लग जाए लेकिन लोगों के पैसे नहीं लगने चाहिए। तो आई थिंक दैट इज द रीजन आई ट्राई टू बी कॉन्ट्रेरियन एंड पर्टिकुलरली ऑन दी मंदी वाली साइड पे, क्योंकि वो साइड पे एक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दीपांशु, आई अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी, पैसे बनाए हुए हैं लोगों ने, ऊपर का स्टॉक स्टक है कि कोई मैंने बोला है, कोई आपने बोला है, कोई फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आती है दीपांशु, ऑल सेड एंड डन, जितने भी रीजन दे दूं मार्केट के, 18,000 के मार्केट पे जो वैल्यूएशन है वो कोई भी कोविड आगे पीछे सब मिला के कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है, पैसा 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 आ रहा है। कब तक आएगा दीपांशु? और आज ये जो एसेट क्लासेस की बातें भी हो रही हैं कि दूसरे एसेट क्लास, हर एसेट क्लास की साइकिल होती है। क्या आप क्या गारंटी ले सकते हैं अगले 6 महीने में रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ी साइकिल चालू हो जाए और इक्विटी का पैसा जो जाए? क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो पैसा मतलब लेजी मनी और नो ब्रेनर मनी आती जा रही है, तो वो कभी कभी दीपांशु बहुत ही हैजर्ड हो जाती है। तो इसलिए मुझे सिर्फ ये अच्छा सुनने और बोलने के लिए नहीं कहते रहना कि 18,000 हो जाएगा। आई थिंक प्रैक्टिकलिटी तो अलग बात होती है। आशु सर, आप सेठी साहब की बात कर रहे हैं, मुझे डर लगता है किसी से मैं आपके सामने बाय कॉल इस समय पूछ लूं या नहीं, तो मैं खुद अवॉइड कर रहा हूं किसी से बाय कॉल पूछने के लिए। पर आइए देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद है ट्रेड के लिए इस बाजार में। बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है डीएलएफ पर। डीएलएफ को बेचना है। इसके अंदर देखें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैग से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है, जैसे राकेश जी ने कहा। डीएलएफ बिकवाली की राय है, ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न पहले ही बन चुका है, तो डीएलएफ कमजोर स्ट्रक्चर है, बेच करके चलना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन आएगा, बहुत मुमकिन है कि आपको 320 रुपए तक का फॉल इसमें देखने को मिल जाए। इन स्तरों पर बेच करके चलें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 384 रुपए का 384 का रखें, शॉर्ट करने की राय है। पहला टारगेट होगा 365 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 360 रुपए का। डीएलएफ में करें शॉर्ट। 365 360 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ में करनी है बिकवाली। एक एक करके आपके लिए सेल कॉल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि निफ्टी ने अब 16,950 का लेवल भी तोड़ दिया है। 250 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी, 800 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स, और अब 450 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी। तो निफ्टी कंपोनेंट्स स्पेशली आईटी तो ऑलरेडी वीक थे, पर अब जो बैंक्स की फ्रेश बिकवाली आई है उसकी वजह से बाजार में और आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है। तो फ्रेश सेलिंग अब बैंक्स और फाइनेंशियल से आपको आती हुई दिख रही है। एक बार जरा नजर डालिए कहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर बनते हुए दिखेगा। एसबीआई डेज लो पर यह काउंटर आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस पर। इसके साथ आप बिकवाली का प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। पूरे के पूरे फाइनेंशियल बास्केट में बंधन बैंक यहां पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। आरबीएल बैंक प्रेशर में बनते हुए दिख रहा है, ये काउंटर भी इस समय। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ऑलरेडी डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पीएनबी, इस पर भी वीकनेस बनती हुई दिखी है। तो बैंक्स पर फ्रेश बिकवाली का दबाव आ रहा है और इसलिए बाजार में आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। कहां से आ रही है सेलिंग? कुछ फंड्स जहां पर नवंबर में किस तरह की बिकवाली रही है, किस तरह के हमने देखा है कुछ फंड्स जहां पर खरीदारी भी आती हुई दिख रही है। बाजार के मूड माहौल नवंबर में किस तरह का बदलाव हुआ है, आइए इस पर कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है वरुण ने, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण बताइए, इस समय बाजार तो डेज लो पर है, पर नवंबर में इन्वेस्टर्स ने फंड्स में क्या किया है? देखिए,
असली बिकवाली जो हुई है ना वो दिग्गजों में हुई है। इसके लिए आप देखें कि निफ्टी में इस तरह की गिरावट देखने मिली है। एफआईआई ने अगर आप देखेंगे तो नवंबर के महीने में करीब 40,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। डीआईएस ने करीब 30,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। अब जिन फंड्स में, अब रीज़न तो आपको पता ही है कि क्यों ये बिकवाली हुई है। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन, इसका इम्पैक्ट देखने मिला। यूएस फेड की तरफ से जिस तरह के बयान निकल के आए उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और जैसे कि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं उसके चलते काफ़ी सारे बड़े फंड्स जो है उनके एयूएम में गिरावट देखने मिली है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर कहीं आई है तो वो है लार्ज कैप के एयूएम में। अगर आप लार्ज कैप फंड्स देखेंगे तो उनके एयूएम में करीब 6,500 करोड़ के आसपास की गिरावट आई है। 2,20,000 करोड़ से घट के करीब 2,14,000 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। नवंबर के महीने में करीब 3,800 करोड़ के आसपास की गिरावट जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स के एयूएम में देखने मिली है। मिड कैप फंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी गिरावट आई है। करीब 1,700 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो मिड कैप फंड्स में देखने मिली है। तो ये तमाम वो फंड्स है जहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली आई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो फंड्स है उसमें खरीदारी आई है, लेकिन ये जो फंड्स की कैटेगरी है इनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने मिली है। लेकिन स्मॉल कैप फंड को अगर आप देखेंगे और सेक्टरल फंड, ये दो फंड्स ऐसे थे जहाँ पे कहीं ना कहीं खरीदारी हुई है। स्मॉल कैप फंड में करीब 1,400 करोड़ के आसपास की खरीदारी और सेक्टरल फंड्स में करीब 450-500 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। एसआईपी फ्लोज अगर आप देखेंगे तो अभी भी ठीक है, नो डाउट थोड़ा बहुत रिडेम्पशन का प्रेशर देखने मिला था, लेकिन साल 2021 में अभी भी करीब 65 से 70,000 करोड़ के आसपास के एसआईपी फ्लोज आ चुके हैं और आने वाले दिनों में भी एसआईपी फ्लोज जारी रहेंगे, ऐसे काफ़ी लोगों का मानना है। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि डीआईएस जिस तरह से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, करीब 30,000 करोड़ की खरीदारी पिछले महीने की, इस बार भी खरीदारी कर रहे हैं। उसके चलते आप देख रहे हैं कि एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, बिकवाली हो रही है और दिग्गजों में सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने मिल रही है। इसके लिए जितने लार्ज कैप फंड्स हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिला है। लार्ज कैप फंड्स की ज़्यादा बिकवाली हो रही है, सबसे ज़्यादा बिकवाली वहीं हुई है। और मिड कैप में भी हुई है, स्मॉल कैप में नहीं हुई है। स्मॉल कैप में नहीं हुई, स्मॉल कैप में नहीं हुई है, ये अच्छा है। स्मॉल कैप फंड्स में खरीदारी हुई है करीब 1350-1400 करोड़ के आसपास। तो थोड़ा रोटेशन चल रहा है, थोड़ा रोटेशन है, लेकिन अब वही है कि डीआईएस का पैसा ज्यादा वहीं जा रहा है। हाँ, वो तो ये समझ बड़े में आ रहा है। फंड्स में, हाँ, और एफआईआर जो है आप देखते हैं कि एचडीएफसी उनके फेवरेट्स होते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे काउंटर्स होते हैं उनके फेवरेट, और आप देखो पिछले कुछ समय में क्या धुलाई हुई है। धुलाई हो रही है और आज भी शायद वैसा ही कुछ होते हुए दिख रहा है आपको। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च वरुण हमारे लिए लेकर आए हैं और एक दो स्मॉल कैप्स आज भी हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच चाइना की तरफ से एक इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। यूजुअली आजकल हम चाइना पर ज्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं, पर वहां पर इस समय 0.5% की रिजर्व रेशियो में कटौती हुई है। रिजर्व रेशियो वो फैक्टर होता है जो बैंक्स को अपने सेंट्रल बैंक के पास पैसा एक रखना पड़ता है एक सर्टेन लिमिट में। तो 0.5% की कटौती चाइना के सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व रेशियो में करी है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए है। इस फैक्टर के जरिए आप बाजार में 1.2 लाख करोड़ की युआन 1.2 लाख करोड़ युआन की लिक्विडिटी बढ़ते हुए देखेंगे। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए चीन के सेंट्रल बैंक के एक बड़ा फैसला आते हुए देखा और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ग्लोबली अब लिक्विडिटी कम करने की बात करी जा रही है। फेड टेपर शुरू कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि बाजार की जो हाई लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। बट चाइना रिजर्व रेशियो काटकर अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। और इस साल दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चाइना के रिजर्व रेशियो में कटौती की गई है। एवरग्रांड की डेट डिफॉल्ट की तो वहां पर चिंता बनी हुई है। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी परेशानी है। यूएस में अब कुछ कंपनीज डीलिस्ट होने वाली हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए चीन के रिजर्व बैंक की तरफ से एक बड़ा कदम आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। आइए, निफ्टी के निशानबाज नितिन मोरारका साहब हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून नितिन जी। बाजार में तो गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। फ्रेश सेलिंग बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से आ रही है। बताएं सर, क्या करना है इस समय? देखिए, डेटा एक्सपायरी से ही रोल ओवर से ही नेगेटिव बना हुआ है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 16,800 है जो रीटेस्ट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बाउंस के बाद वापस 17,000 का लेवल टूटा है जहां पे मैक्सिमम फुट राइटर्स हैं और नेक्स्ट 16,800 का प्रीवियस लो है जहां से बाउंस करी थी। तो 16,800 का नेक्स्ट लेवल टेस्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम बियर पुट स्प्रेड ले रहे हैं क्योंकि नेकेड पुट्स के प्राइस बहुत ज्यादा हैं। ऑलरेडी 250 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है। तो स्ट्रेटजी ये है कि हम 17,000 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे और 16,900 की पुट ऑप्शन बेच देंगे। ये केवल 45 रुपीज में बनती है, यानी मैक्सिमम रिस्क आपका 45 रुपीज प्रीमियम का है। बट स्टॉप लॉस मुझे 20 रुपया लॉस का रखना है, यानी कि अगर मुझे 20 रुपीज का लॉस होने लगे तो इस स्ट्रेटजी से निकल जाना है। अदरवाइज 16,800 जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वहां पे आने से आपको ये
जो डिफरेंस है इसमें करीब 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये देखते हुए हमें 35-40 रुपए प्रॉफिट का टारगेट रखना है और 20 रुपए रिस्क लेकर के ये स्ट्रेटजी बनानी है। बियर पुट स्प्रेड 17,000 की पुट लेनी है, 16,900 की बेचनी है। खरीदें 16,900 की पुट बेचें, ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय। एग्जैक्टली बीच में है निफ्टी इस समय 16,950 के लेवल पर इस समय, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लीजिए और अपनी पोजीशन बुक भी करते रहिए। स्प्रेड बेयर निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर कोई राय, क्योंकि फ्रेश सेलिंग इस समय बैंक्स की तरफ से आती हुई दिख रही है सर? बैंक निफ्टी में आज सुबह से ही कॉल राइटिंग हो रही है। इनफैक्ट निफ्टी में ज्यादा हो रही थी। 17,200 की कॉल ऑप्शन में काफी राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी में 36,000 की कॉल ऑप्शन में राइटिंग हुई है। करीब 10 लाख शेयर आज ऐड हुए हैं और टोटल 15 लाख ही हैं, तो मैक्सिमम आज एडिशन है। तो ऐसा लग रहा है कि दबाव बना रहेगा। ओआई एडिशन के साथ मार्केट गिर रही है। तो बैंक निफ्टी का जो मैं नीचे टारगेट देख रहा हूँ वो करीब 35,200, 35,300 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से जो स्ट्रेटजी है वो बियर पुट स्प्रेड बनाने की है और 35,800 की हम पुट ऑप्शन खरीद लेंगे और 35,500 की बेच देंगे। 300 पॉइंट की स्प्रेड हो गई है जो 119-120 में बनती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 60 रुपए डिफरेंस का, यानी आपको 60 रुपए जब लॉस हो रहा होगा पर लॉट तो आपको निकलना है। अदरवाइज जो टारगेट होगा वो 35,400, 35,300 की रेंज में ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए। तो उस केस में ये डबल हो सकती है, यानी 240-250 रुपए का आपका स्प्रेड का टारगेट हो सकता है। तो ये दोनों में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेयर स्प्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नेकेड लेते हैं तो प्रीमियम्स काफी ओवर प्राइस्ड हैं बिकॉज ऑफ ऑलरेडी फॉल आ चुकी है। इसलिए हेजिंग के ख्याल से बेयर पुट स्प्रेड निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में लिया जा सकता है। एयरपुट स्प्रेड नितिन जी की तरफ से निफ्टी पर 17,000 की पुट खरीदें, 16,900 की पुट बेचें, 45 में बनेगा, 80 तक के आपके टारगेट्स हैं। और निफ्टी बैंक पर आप खरीदें 35,800 की पुट, बेचें 35,500 की पुट, 120 की कॉस्ट लगेगी, टारगेट 240 से 250, स्टॉप लॉस 60 का रहेगा इस पर। तो बेयर पुट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर नितिन जी की तरफ से आते हुए और बाजार में गिरावट का माहौल बढ़ते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या है पसंद। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एमजीएल के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। 900 का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है, 900, 901। एमजीएल में मेरे को लगता है यहां से गिरावट देखने को मिलना चाहिए। 920 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। रिसेंट के लोज एमजीएल में ब्रेक हुए हैं और स्टॉक का स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है और आज पिछले 4-5 दिनों के लो पे अभी आ चुका है। तो एमजीएल के अंदर यहां पे बिकवाली करें। 880 से लेकर 870 तक के लेवल एमजीएल में ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 920 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा महानगर गैस के अंदर। 870 तक यहां पर गिरावट आती हुई दिख रही है और इंसिडेंटली 52 वीक लो पर है। एक साल के निचले स्तर पर आपको फिलहाल एमजीएल का शेयर दिखेगा 900 का लेवल तोड़ता हुआ इस समय। वक्त है भसीन साहब के साथ जुड़ने का। बिगुल भसीन के हसीन शेयर्स। गुड आफ्टरनून भसीन साहब। थोड़ा मूड बिगड़ते हुए बाजार का इस समय 17,000 के आया के नीचे आया निफ्टी। एक बार जरा बाजार पर अपनी राय दें सर। लेटरल ईटीएफ सेलिंग जो लास्ट है वो हो रही है एंड दैट इज नाउ यू कुड सी आज दीपांशु द सेल ऑफ वाज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड अदर नेम्स। तो जिसका मतलब किसी का पोर्टफोलियो आज क्लेंजिंग आउट हो गया है एंड दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। मुझे लगता है ये दिस कुड बी द लास्ट। आज और कल में वॉलेटिलिटी शुड एंड एंड वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आज आपने अभी पढ़ा ही होगा चाइना कट द सीआरआर रेट। तो लिक्विडिटी इज गोइंग टू बी अगेन द की ड्राइवर और इन्फ्लेशन जो अपसाइड है वो आई थिंक इज लिमिटेड नाउ। साथ में परसों आरबीआई की पॉलिसी है वेयर आई थिंक इट विल बी स्टेटस को एंड आई वुडंट बी सरप्राइज इफ आरबीआई एक्चुअली टॉक्स अप द मार्केट। तो ये मौका है फाइनेंशियल में पैसा डालने का। मुझे तो बैंक निफ्टी में बहुत बुलिश हूं मैं। बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा और टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन नेम में थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है। सो बाय बैंक्स, बाय मेटल्स, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय रियलिटी स्टॉक्स। आप कहें तो मैं अपडेट दूं और फिर आगे बताऊं। बिल्कुल भसीन साहब बताएं अपडेट। तो दोनों आरबीएल बैंक आपको बाय था, डीएलएफ है, दोनों के भाव खड़े हैं। अभी भी मैं कहता हूं आरबीएल एंड डीएलएफ आर गोइंग टू रन। इन दोनों बने रहिए। अब आज के लिए 2 बाय और 1 सेल है तो जो मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 2-3 डे इसी हफ्ते में पैसा बनाकर देगा। आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर
तो देखिए बाय में है पहला तो HDFC बैंक, सबसे दिग्गज बैंक और सबसे टाइम ये टाइम है लेने का। 1505 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1470, टारगेट ऑफ 1575। और गोदरेज प्रॉपर्टी जहां पे अनप्रेसिडेंटेड सेल्स हो रही है इन महाराष्ट्र एंड इन, आप गुड़गांव आए तो देखिए वहां एवरीथिंग इज गेटिंग सोल्ड आउट वेरी वेरी फास्ट, द न्यू लॉन्चेस। 1970-75 में लीजिए, 1940 का स्टॉप लॉस, 2075 का टारगेट, और 2075 और 2100 इसमें बहुत फास्ट आ सकते हैं। और सेल में है सर भारती, 705 710 में बेचिए, 724 का स्टॉप लॉस, 680 का टारगेट। द बेस्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड गारंटी इज प्राइस्ड इन, इसमें प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक्स, रियल एस्टेट एंड मेटल्स। बिल्कुल, बैंक्स, रियल एस्टेट, मेटल्स यहां पर हैं आपके लिए मौके, इसलिए HDFC बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर है खरीदारी की राय, और भारतीय एयरटेल थोड़ी मुनाफा वसूली यहां पर आने की तैयारी में है। स्टॉक पर बिकवाली की राय है 680 के टारगेट के लिए। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बाय कॉल्स और 1 सेल कॉल भसीन साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है। 680 का टारगेट है भारतीय पर टाटा मोटर्स जिस पर हमने अभी बिकवाली का दबाव आते हुए देखा, एक और फैक्टर जो शायद इस बिकवाली में एड ऑन करते हुए दिख रहा है, और वो है JLR के यूके के सेल्स के आंकड़े, और काफी सुस्त आंकड़े आपको आते हुए दिख रहे हैं। 6323 यूनिट से घटकर 4100 यूनिट्स पर JLR की बिक्री आपको आती हुई दिख रही है। तो एक फैक्टर और जो इस समय टाटा मोटर्स की बिक्री पर प्रेशर ऐड करते हुए दिख रहा है। इसका ये मतलब यही नहीं कि इसी की वजह से बिकवाली हो रही है, बाजार का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है और टाटा मोटर्स काफी तेजी से ऊपर गया तो वहां पर गिरावट आ रही है, बट ये एक फैक्टर जरूर है जो इस गिरावट में और ऐड करते हुए दिख रहा है, जो JLR के कमजोर यूके के बिक्री के आंकड़े आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। पर एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, और वो है ICICI बैंक, क्योंकि पूरे बाजार के बिगड़े मूड माहौल में भी हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक इस समय होल्ड आउट कर रहा है, एटलीस्ट गिरावट अभी आई नहीं है। किरण जी कैसे देखें इसे, ICICI बैंक, क्या ये एक स्ट्रेंथ का संकेत है, या फिर अब यहां पर भी गिरावट आनी चाहिए, तो अगर आपको फ्रेश बिकवाली करनी है तो ये एक कैंडिडेट बनता है? वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए दीप। ये भी एक ब्रेकडाउन के कगार पे बैठा है। इसने पिछले लगभग करंट लेवल से थोड़ा सा नीचे लगभग 3 से 4 बार सपोर्ट लिया है, इसलिए अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो इधर भी एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिलेगी, जैसे हमने कोटक बैंक में शुक्रवार और आज कंटिन्यू होते देखने को मिली, उसी तरह से इधर भी देखने को मिल सकती है। और इसके टारगेट 700 और 690 ये टारगेट्स रहेंगे। पर ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकडाउन का लेवल लगभग 710 का लेवल रखिए, वहां से अगर गिरता है तो फिर ब्रेकडाउन के संकेत आ रहे हैं। ICICI बैंक पे कुछ और इंटरेस्टिंग भी चीजें हैं, देवांशी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और वो बताएंगे भी इसके बारे में। उससे पहले सचिन जी एक कॉल दे रहे हैं बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, पिछले हफ्ते हमने JSW स्टील को ऑन द लॉन्ग साइड कवर किया था अराउंड 633 634 रिकॉर्ड लेवल के आसपास, एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने अपना फर्स्ट स्विंग टारगेट अचीव किया था 655 के बाद एक अच्छा वापस पुल बैक बना है। सो इवेंचुअली मुझे लग रहा है ये मूव 675 तक पोजिशनली अचीव होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी JSW स्टील में। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर आपको लगाना है अराउंड 639.30 पे, टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा 675 का। फ्रेश पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी JSW स्टील के फ्यूचर में। ओके, तो ये है आपके लिए JSW स्टील। आज एक बाय कॉल तो भसीन साहब की गोदरेज प्रॉपर्टीज, और अब JSW स्टील 2 बाय कॉल्स और एक सिटी साहब का पावर मैक। तो इतनी सारी सेल कॉल्स के बीच आपके लिए एक बाय कॉल सचिन जी की तरफ से भी नजर रखिए 675 के टारगेट के लिए। मेटल्स में आज एक्चुअली थोड़ी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, टाटा स्टील भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा था, सेल में भी उतनी भारी गिरावट नहीं है जितनी बाकी सेक्टर्स में इस समय है, और अब JSW स्टील पर भी सचिन जी की बाय कॉल आ रही है। पर ICICI बैंक, इसकी बात चल रही थी, क्या है वजह जो ICICI बैंक उतनी वीकनेस नहीं दिखा रहा है, बल्कि अगर आप बाजार की गिरावट से कंपेयर करें तो थोड़ी स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है इस समय? जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या चल रहा है ICICI बैंक में? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए एनालिस्ट डे जो मीट होती हुई दिखी थी और वहां पे मैनेजमेंट ने बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड किया था, एक तो ग्रोथ को लेके, दूसरी बात जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उनको लगता है कि रिटेल सेगमेंट से सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है कि अब जो बैंक है वो सुपर टेक बनने की कगार पर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है।
जो आईसीआईसीआई बैंक है वो लगातार अपने जितने भी टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करती हुई दिख रही है, डिजिटल पर सबसे ज़्यादा फोकस बनता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते रिटेल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको आने वाले समय में मिलती हुई दिखेगी। डिजिटल क्षमता को बढ़ाने पर फोकस है और इसके चलते कंपनी की जो कामकाजी मुनाफा है वहां पे बढ़त होती हुई दिखेगी। साथ ही डिजिटल क्षमता बढ़ाने से जितने भी ग्राहक है उनको बेहतर एक्सपीरियंस होता हुआ दिखेगा, कस्टमर एक्विजिशन में उनको मदद मिलती हुई दिखेगी। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे सबसे मजबूत ग्रोथ आती हुई दिखी है, आने वाले समय में यही ग्रोथ ड्राइवर बनते हुए दिखेगा बैंक के लिए। और साथ ही अब जो डिजिटल पर फोकस जो ओवरऑल रिटेल बैंकिंग स्पेस का है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है और बैंक भी इस पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। क्रॉस सेलिंग से मदद मिलती हुई दिखेगी। साथ ही उनका कहना है कि जो रिस्क होता है उनको समझने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है जब उनके कस्टमर्स ओवरऑल जो ऐप है डिजिटल बैंकिंग है उसका इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि जो कॉन्टैक्टलेस जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है उसमें भी धीरे धीरे बढ़त होती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ उनका जो मोबाइल ऐप है उनके यूजर्स में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, करीब 34 टाइम्स उनके यूजर्स बढ़ते हुए दिखे हैं, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए उनके करीब 75% ऐसे ग्राहक हैं जो डिजिटली एक्टिव हैं, तो आने वाले समय में यहाँ से जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होती हुई दिखेगी। इनका कहना है कि अगर आप ओवरऑल सेविंग अकाउंट में देखें तो 28% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिजिटल से आता है। अगर एफडी की बात करें तो करीब 50% तक के जो कंट्रीब्यूशन हैं वो यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात, क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंड्स हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे दिए थे पैंडेमिक के टाइम पर और लगातार यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड्स है वो जारी करती हुई दिख रही है आईसीआईसीआई बैंक, जिसका फायदा अब बैंक को मिलता हुआ दिखेगा। और ओवरऑल जो इंडस्ट्री स्पेंड्स है वो करीब 20% बढ़े हैं, लेकिन आईसीआईसीआई ग्रोथ अगर आप देखें तो करीब 90% तक बढ़त होती हुई दिख रही है और इसका फायदा भी बैंक को मिलता हुआ दिखेगा। आखिर में जो अमेजॉन के साथ उन्होंने करार किया है इससे भी उनकी काफी शानदार ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो धीरे धीरे अब डिजिटल पर फोकस ज्यादा है, जिस तरह से अब पेमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, यूपीआई में जो बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है तो बैंक पे अब शिफ्ट हो रही है, जो कि काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो कमेंट्री बाजार को पसंद आई है मैनेजमेंट की तरफ से एनालिस्ट मीट में, और आज सुबह हम काफी सारे बड़े टारगेट्स भी ब्रोकरेजेस की तरफ से आते हुए देख रहे थे। ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखिए 60% तक के अपसाइड, ऑलमोस्ट आप देखिए 1100 तक के टारगेट्स यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, 910 तक के भी टारगेट्स थे। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है वो काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो बाजार को बैंक की नई डायरेक्शन पसंद आ रही है, कमेंट्री पसंद आ रही है, इसलिए शायद आज वीक बाजार में भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आईसीआईसीआई। पर देखते हैं यहां से किस तरह की चाल यहां पर रहेगी आईसीआईसीआई बैंक की। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, स्वागत करते हैं उनका बिगुल कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु, मार्केट वीक तो था ही, एक बाउंस की उम्मीद की थी मगर वो बाउंस आया नहीं। इनफैक्ट अब वो लेवल पर पहुंच चुका है जहां पे मुझे याद है लास्ट टाइम हमने एक लॉन्ग ट्रायंगल इनिशिएट किया था 17,150 और 16,850 का एक हमने कॉल और पुट लिया था, और वहां से अगर आपने देखे तो एक अच्छा मूव भी आया था, एक अच्छा निफ्टी 16,950 वाला ऊपर में हो गया था 17,500 के करीब। ओवरऑल वीकनेस है दीप। एशियन पेंट्स वीक लग रहा है मुझे, इसका 3,040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप पुट ऑप्शन खरीदे, 33,040 का पुट ऑप्शन एट द मनी स्ट्राइक का ऑलमोस्ट 77 के आसपास आपको मिल रहा है दीप। यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लग रहा है, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 52 पर, तो 77 पर खरीदे, 52 पर स्टॉप लॉस रहेगा। सो करीब करीब आपका 25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आएगा, बट इसका लॉट साइज भी 150 का है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिस्क होगा आपका 3,750 का इन टर्म्स ऑफ रुपीज। बट ऑन द अपसाइड जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है दीपांशु यहाँ पे, द फर्स्ट टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है दैट वुड बी नियरली अराउंड 112, और सेकंड टारगेट जो दीप यहाँ पे बनकर आ रहा है दैट इज 139। सो 112 एंड 139 ये दो टारगेट्स के लिए 3,040 का पुट ऑप्शन खरीदना है एशियन पेंट्स का। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल देखने मिल रहा है, शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहे हैं डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखें तो अच्छा ओपन इंटरेस्ट में बढ़त भी देखने मिल रही है, 2.5% के आसपास का फॉल है। टेक्निकली अगर आप देखें तो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेक डाउन दीपांशु यहाँ पे देखने मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 2880 से लेकर 2850 तक के लेवल हमें स्पॉट में एशियन पेंट्स में देखने मिल सकते हैं। सो अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन एशियन पेंट्स में देखने मिला है, इंडिकेटर्स भी सेल में है, तो इसका एक पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं।
तो 2880 तक एशियन पेंट्स आपको जाते हुए दिख सकता है और इसलिए 3040 की पुट खरीदनी है। सचिन जी की तरफ से आप एक शुक्रिया भी स्वीकार करें जय, क्योंकि सचिन जी ने भी थोड़ी देर पहले शो की शुरुआत के करीब एशियन पेंट्स पर सेल कॉल दी थी। 2930 के टारगेट सचिन जी के थे और उसके थोड़े नीचे के टारगेट्स जय की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि पुट खरीदारी की राय जय दे रहे हैं इस समय। 3040 का पुट आपको खरीदना है 77 के लेवल्स पर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज बड़े ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहे हैं और बंसल जी जरा पीवीआर के चार्ट पर नजर डालिए। आज 6-6.5% की भारी गिरावट आई है। पिछले हफ्ते थोड़े रिबाउंड के संकेत थे बट वो सारी गेंस गिव अप करते हुए दिख रहा है पीवीआर। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? देखिए दीपांशु, पैटर्न खराब है। यहाँ पर एक बेरिश थर्स्टिंग कैंडल बन रहा है और टेक्निकली स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और चांसेस हैं स्टॉक 1300 के लेवल्स भी तोड़ दे। 1295, 1290 के टारगेट्स यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली की राय है पीवीआर पर। बिकवाली की राय है पीवीआर पर। नजर रखिए इस काउंटर पर, काफी कमजोरी इस पर बनती हुई दिखी है। इस बीच कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ है, वो कैश मार्केट के स्टॉक्स में आपको कुछ काउंटर्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। जेबीएम ऑटो, जरा इसको भी पुल अप करिए। 13-14% ऊपर था एक समय में, अभी भी 10% से ज्यादा की तेजी जेबीएम ऑटो में 10% ऊपर आपको ये दिख रहा है। आज सुबह ट्रेडर्स डायरी में आशीष आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक भी था जेबीएम ऑटो? इन्वेस्टमेंट पिक था मेरी तरफ से और कुछ बढ़िया ऑर्डर्स भी इन्हें मिले हुए हैं तो उसका भी सपोर्ट इन्हें आते हुए दिख रहा है। कंटिन्यूस चार्ट्स पर ही दिया या फिर जनरली इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली है तो चार्ट्स पर, लेकिन इसकी चीज प्रोडक्ट्स है ना दिख रहे हैं। आप मुंबई में बीएसटी बसेस अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं काफी सारी जेबीएम ऑटो की तरफ से आ रही हैं। तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है, इसके लिए स्टॉक भी चल रहा है और बढ़िया एक्शन है। आई थिंक दिल्ली सरकार की तरफ से भी इन्हें कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। सुमित जी जरा जेबीएम ऑटो के चार्ट को देखिए, आज वीक बाजार में भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। दीपांशु, पोजीशंस इसके अंदर होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। 1130 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा अपमूव आज एक स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, तो पोजीशंस होल्ड करें लेकिन फ्रेश खरीदारी एक बार अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक में लास्ट 2 दिनों के अंदर लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 150 रुपए, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए 250 रुपए का मूव सिर्फ 2 ही दिनों में देखने को मिला है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पे सजेस्टेड नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें। 1180 से 1200 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में जेबीएम ऑटो में देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप आता है तब इसमें फ्रेश खरीदारी बनेगा। ओके, तो डिप पर फ्रेश खरीदारी करनी है, इन लेवल्स पर नहीं, बट डेफिनेटली एक्शन में ये स्टॉक आपको दिख रहा है। एक और स्टॉक जो अच्छे एक्शन में है केईआई इंडस्ट्रीज। हालांकि ऊंचाई से ये भी थोड़ा फिसला है बट कुणाल जी आज लाइफ हाई बनाया था केईआई इंडस्ट्रीज ने। जरा इसकी चार्ट पर राय दें। ऊपर से थोड़ा फिसला है बट लाइफ हाई बनाया आज स्टॉक ने, क्या व्यू बनता है सर? देखिए बहुत ही पॉजिटिव व्यू है दीपांशु। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है अभी भी और ऊपर के लेवल्स आने की पूरी ताकत इसमें है। और अगर आप देखिए इतना बाजार में मेहम है उसके बावजूद भी आप देखिए मामूली सी गिरावट आपको ऊपर के लेवल से देखने को मिल रही है। तो मेरी राय में डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है। गिरावट में इसको खरीदारी करने का प्रयास करें। जिनके पास है होल्ड करें। बिल्कुल, जिनके पास है होल्ड करें। और अच्छा एक्शन है। वीक बाजार में भी आप थोड़ी स्ट्रेंथ इस काउंटर पर बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़े ही स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं बट हाँ, केईआई इंडस्ट्रीज ने लाइफ हाई बनाया है। जेबीएम ऑटो पर आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। बीईएमएल अब 2000 के स्तर छूने के लिए तैयार है। इंडो काउंट पर भी आप 10-10.5% की तेजी देख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा एक्शन जरूर है बट ऑफकोर्स जो एफआई फेवरेट स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स हैं और लगभग सभी सेक्टर्स हैं, वहां पर आपको बिकवाली का दबाव आते हुए दिख रहा है। इस बीच वोडाफोन आइडिया, इस पर रखिए नजर। आज भी ये स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख रहा है। फ्रेश 52 वीक हाई बनाया है इस स्टॉक ने और वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद इसमें जो तेजी का रुझान है वो बना हुआ है। तो चलिए, वायदा कारोबार के बैन में है वोडाफोन आइडिया और इंडिया बुल्स। कुछ और बदलाव हो सकते हैं नहीं या नहीं, बैन से बेनिफिट जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। बताएं आशीष, क्या बदलाव होंगे? दीपांशु, लिस्ट आधी हो जाएगी। 2 स्टॉक हैं फिलहाल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आइडिया। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तो कुछ दिन तक बैन में बना ही रहेगा। अभी भी 102% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। लेकिन आइडिया की बात आप कर भी रहे थे, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फ्राइडे को 82% थी, अब 80% से नीचे आ गए हैं, 77 हो गए हैं। बैन से बाहर आने की पक्का 100% बैन से बाहर आ ही जाएगा। बाकी कोई स्टॉक ऐसा नहीं है, थोड़ी सी शुरुआत है ना, अभी एक्सपायरी की काफी सुस्त देखने को मिली है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी 90% भी हो फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। सबसे ज्यादा में भी अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स की है 87% है, तो वो तो नहीं आएगा।
तो लिस्ट है, सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अकेला रह जाएगा, आइडिया निकलेगा। अनयूजुअल है ना, यूजुअली हम देख लेते हैं 4-5 स्टॉक्स आ जाते हैं, कुछ लाइन में होते हैं। इस सीरीज में तो अभी ऐसा हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट बाजार जब इतना गिरता है तो हम देखते हैं कि जब स्टॉक्स की संख्या बढ़ जाती है बैन लिस्ट में, तब स्टॉक ज्यादा, मार्केट ज्यादा गिरता है। इस बार कोई एंट्री नहीं ले रहा, बल्कि बाहर आने के लिए तैयार है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया, बंसल जी बाहर आने के लिए तैयार है। बैन में इतना एक्शन दिखा दिया है तो बाहर आएगा तो क्या करेगा सर? दीपांशु, ये स्टॉक अल्टीमेटली कोई भी करेक्शन आ जाए और करेक्शन पे अगर 13 रुपीज 40 पैसा 13 रुपीज 50 पैसा के प्राइस मिल जाए तो आंखें बंद करके बाय करना चाहिए। 20 रुपीज की तरफ जा रहा है ये स्टॉक ना, तो खरीदना चाहिए। बैन और नो बैन, स्टॉक इज क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन काइंड ऑफ अ स्टॉक। बाय ऑन डिक्लाइन स्टॉक हो चुका है, ये बैन से बाहर आने की तैयारी में। आशु सर, क्या वक्त आ गया है भारती से थोड़ा फोकस शिफ्ट करके या थोड़ी मुनाफा वसूली करके वोडाफोन में एंट्री लेने का? आप ट्रैक कर रहे हैं सर इसे? दीपांशु, बिल्कुल उस दिन जब कुणाल जी ने कॉल दी थी तो मैंने कहा था 200% साथ हूं। मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फंडामेंटल रीजन इतने फेवरेबल नहीं है, बट ये जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है इसमें कुछ ना कुछ मतलब जिस तरह से बन रहा है, और मतलब सारों सबको इसने एग्जिट दे दिया। जो इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, जो इतने टाइम से 10 से 12 होता था तो 12 में लेके फंस जाते थे, और जिस मूवमेंट में आया है तो आई थिंक ये बिल्कुल बाय ऑन डिप्स है इस वक्त। और अगर 13.5, मुझे तो लगता नहीं कि 13.5 आएगा। अगर 13.5 आ गया तो फिर तो शायद ये 11 रुपए भी आ जाएगा। मुझे लगता ही नहीं कि 13.5 आएगा। सो आई थिंक 14.5 भी आ जाए तो मुझे लगता है कि 14, 14.5 में भी मिल जाए। ऑन द कॉन्ट्री 13 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा पड़ाव था या एक हर्डल था जिसको क्रॉस नहीं करता था, और उसको क्रॉस करके जब तक उसके ऊपर है तो बहुत स्ट्रांग है अभी। बिल्कुल, तो अब नए जोन, नए लेवल्स आ गए हैं और नए रेंज में वोडाफोन आइडिया आ गया है। पुराने लेवल्स अब टेस्ट नहीं करेगा, ये एटलीस्ट व्यू बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, क्योंकि वीक बाजार में भी अच्छे एक्शन में है और बैन से भी बाहर आने की तैयारी में वोडाफोन आइडिया आपको दिख रहा है। 16,000 आखिरी सपोर्ट आज का जो बाजार होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। 16,950 के नीचे तो अब काफी समय से है ही, बट अब 16,900 पर आप देखिए थोड़ा आपको और एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। तो फ्रेश डेज लो बाजार के लिए। चलते हैं किरण जी के पास। बिल्कुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। जी, फाइनल जो मैंने लेवल कहे थे आईसीआईसीआई बैंक के, वो ब्रीच होते नजर आ रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक अभी बिकवाली करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 719 का। 712 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, 12.5। और जो नेक्स्ट टारगेट है, पहले 700 का एक छोटा सा सपोर्ट है, पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 700 तोड़ के 690 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह है आईसीआईसीआई बैंक पे। और टारगेट 700 और 693, 690। ओके, तो अब 690 और 700 के टारगेट्स, माफ कीजिए 700 और फिर 690 के टारगेट सेल कॉल आईसीआईसीआई बैंक पर भी आ गई। तो वही हो रहा है, जो थोड़ा होल्ड आउट कर रहा था अब उस पर बिकवाली के लिए आपको राय आती हुई दिख रही है। आशु सर, इसमें भी सपोर्ट करेंगे? कोटक बैंक पर तो आपका सपोर्ट था ही। दीपांशु, मैं तो आईसीआईसीआई बैंक आपको रिपोर्ट पे ही मेंशन कर चुका हूं कि पूरे देश के एनालिस्ट नहीं, पूरे ग्लोब के एनालिस्ट इसमें लॉन्ग है, और मुझे समझ नहीं आती कि किस भाव पे मतलब ये टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। ये लॉन्ग ऐसा नहीं है कि ऊपर के हैं। 850 से 750 आने के बाद किसी भी दिन इसने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। तो आई थिंक किरण जी तो शायद कोई लेवल्स टूटने की वेट कर रहे थे। हमें तो वो सिग्नल पहले ही आ गया था कि आईसीआईसीआई बैंक में कुछ ना कुछ ये मतलब फंसने वाले काम हो रहे हैं, क्योंकि मतलब रिपोर्ट पे रिपोर्ट आई जा रही है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आई जा रही है, बाय कॉल पे बाय कॉल आती है, चार्ट्स पॉजिटिव दिखाते हैं, डेटा पॉजिटिव दिखाता है, लेकिन प्राइस एक्शन में जरा भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे अपने वोडाफोन एक्शन की बात की कि मतलब आप ये देखिए, सब्सक्राइबर अगर कोई ये सोचता रहे कि उसके तो 25-30 लाख सब्सक्राइबर हर महीने जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तो फंडामेंटल खराब है। अगर कंपनी ठीक भी हो जाए तो भाव क्यों चढ़ना चाहिए? लेकिन प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि भाव चढ़ रहा है, उसके बाद भी जो मिस कर रहा है क्योंकि वो चला। ऐसे ही दीपांशु, ये सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स के, अगेन मैंने बताया, इस डेटा के बियॉन्ड, इन चार्ट्स के बियॉन्ड, इन पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बियॉन्ड, दैट इज द स्किल समबडी हैज टू डेवलप कि वो प्राइस एक्शन में नजर आना चाहिए और वो स्क्रीन आपको बताती है, वो बोलती है, लेकिन वो मतलब समझना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं तो किरण जी के बिल्कुल साथ हूं। ये इस स्टॉक पे मेरी कुणाल जी से डिस्कशन हुई है, सचिन से डिस्कशन हुई है कि आई डोंट नो व्हाई ऑल पूरी दुनिया इसमें लॉन्ग बैठी हुई है, और लॉन्ग कॉल के चक्कर में सिर्फ कॉन्ट्रा कॉल, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है और 850 से करेक्ट हुआ है। ओनली 2 रीजंस। करेक्ट हुआ है इसलिए पसंद है।
बट कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं बाजार को जो पसंद आए, बट फिलहाल स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक भी अब गिरने के लिए तैयार है। बाकी फाइनेंशियल्स के मुकाबले इतना आज के सेशन में तो नहीं गिरा है, बट अब लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक को भी सेलिंग का बुखार आने वाला है। नजर रखिए आईसीआईसीआई बैंक पर। आई के एक और स्टॉक पर अगर नजर रखें तो वो है इंडस टावर्स। और वागले साहब जरा इस पर राय दें, क्योंकि वोडाफोन में जब रैली शुरू हुई थी तो इंडस टावर्स में भी काफी एक्साइटमेंट भरा था, बट आज वोडाफोन में और अच्छी तेजी बन रही है। इंडस टावर्स नीचे आते हुए दिख रहा है सर, इस चार्ट पर राय दें, यहां से भी सेलिंग का व्यू बनता है क्या? वीक बनता है। मेरे को कोई मतलब बाय करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी सेलिंग का व्यू बनता है। इनफैक्ट अगर ये 270 ब्रेक करेगा तो एक 20 रुपए की मूव और 1 से 2 दिनों में आ सकती है। 270 के नीचे ही इसको बेचे, 274 274.50 के स्टॉप लॉस से, और 250 252 के टारगेट 2 से 3 दिन में आने चाहिए। 250 252 के टारगेट्स आपको इंडस टावर्स में आते हुए दिखेंगे। तो आई लेटर के लिए अच्छा दिन बिल्कुल नहीं है आज, क्योंकि नजर रखिए आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक दोनों में गिरावट आ रही है। इसके साथ इंडस टावर्स में वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है, और इंडियाबुल्स हाउसिंग जो कि बैन में है, यहां पर भी वीकनेस है, करीब 4% नीचे इंडियाबुल्स हाउसिंग भी आते हुए दिख रहा है। इन्फो एज एक और काउंटर जहां पर 2-2.5% की गिरावट है। आईसीआईसीआई प्रू यहां पर भी वीकनेस दिख रही है। सुमित जी कोई राय इन्फो एज के चार्ट पर 2-2.5% नीचे ये भी? दीपांशु देखिए, अच्छी खासी गिरावट मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है और अच्छे खासे स्टॉक्स के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। जहां तक नौकरी का सवाल है, स्टॉक ने रिसेंट के सपोर्ट्स ब्रेक कर दिए। 5660 स्पॉट लेवल के हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है। आज का क्लोजिंग अगर 5650 या 60 के आसपास आ जाता है तो फिर ये बेरिश साइन होगा, फिर और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 5550 से 5500 रुपए तक के लेवल इन्फो एज यानी कि नौकरी के अंदर फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे। स्टॉक के अंदर ऊपर में तेजी देखने को मिलेगी जब ये 5800 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक ये 5800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक छोटा मोटा करेक्शन और दिखा सकता है। तो छोटा मोटा और करेक्शन आपको इन्फो एज पर आते हुए दिख सकता है। 5800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये क्रॉस करना चाहिए। आई लेटर से एक और काउंटर इन्फोसिस, बाजार का दिग्गज, और सचिन जी एक महीने से ये 1700 के लेवल के आसपास ही दिखा है, उस लेवल को तोड़ा नहीं है, पर क्या आज इन्फोसिस भी इसके नीचे जाते हुए दिख सकता है जिस तरह से बिकवाली आएगी, या फिर 1690-1700 का लेवल होल्ड कर सकता है ये काउंटर? दिवांशु मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक वीकर नोट पे ही है काउंटर। इनफैक्ट पिछले अगर दिनों का डेटा देखें तो लगभग अराउंड 1750-1780 के आसपास इसे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। एंड जिस तरीके से ये फॉर्मेशन है, लगभग पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग 1640 के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ी यहाँ पर अपमूव नहीं नजर आती। इनफैक्ट अगर मार्केट यहाँ से सपोर्टिंग भी हो जाता है तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1800 के आसपास काफी बड़े रेजिस्टेंस है, काफी बड़े हर्डल्स है, एंड एक वीकली चार्ट पे काफी बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी कहीं जाकर 1640 के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड मुझे लग रहा है वही एक रिव्यू जोन होगा अगर रिवर्सल पकड़ना है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल तो यहाँ पर शॉर्ट पे ही रहे जब तक 1640 के लेवल्स अचीव नहीं होते। 1640 के लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं, तो वीकनेस और इस पर बढ़ती हुई दिख सकती है। बाजार का मूड माहौल तो खराब जरूर है, बट जो आईपीओ मार्केट है वहां पर दमदार एक्शन है। आज का सोल आईपीओ जो बंद हो रहा है, आनंद राठी वेल्थ अब तक करीब 6.25 गुना आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। और यूजुअली हम देखते हैं कि आखिरी 1.5-2 घंटे में सब्सक्रिप्शन फिगर्स में और बड़ा उछाल आता है, तो देखते हैं फाइनल क्लोजिंग कहां पर आती है। बट बढ़िया एक्शन आज जो आईपीओ बंद हो रहा है उस पर है, पर यह हफ्ता काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि हर दिन एक ना एक, कल से शुरुआत अगर आप देखें, एक ना एक आईपीओ आपके सामने आते हुए दिखेगा। तो आइए एक बार जरा नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से आईपीओज हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, बचे कुछ 4 दिन और 4 आईपीओ। 4 आईपीओ, ये हाँ, ये हो लिस्ट है, नया रिकॉर्ड होगा। रोज एक नया आईपीओ आने वाला है। 7, 8, 9, 10 ये चारों तारीख में है। और देखिए कुल मिला के करीब 4 से 4.5 हजार करोड़ जो है ये 4 आईपीओ मिलकर ये कंपनियां जो है वो जुटाने वाली है। सबसे पहले बता देता हूं जो कल खुलने वाला है, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। आज इसका मैनेजमेंट भी हमारे चैनल पे था, इन्होंने पूरा बताया कि कंपनी क्या करती है। खासकर मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और करीब 1336 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो आईपीओ से जुटाने वाली है। कल इसका आईपीओ खुलेगा, 9 तारीख को इसका आईपीओ बंद होने वाला है। दूसरी इंटरेस्टिंग कंपनी है श्री राम प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम जो है ये कंपनी करती है। इसका आईपीओ 8 दिसंबर को खुलेगा,
10 दिसंबर को बंद होने वाला है। इसका आईपीओ साइज जो है इन चारों में से सबसे छोटा है, 600 करोड़ के आसपास का। तीसरी कंपनी, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। 9 दिसंबर को आईपीओ खुलेगा, 13 दिसंबर को इस कंपनी का आईपीओ बंद होने वाला है। भारत की लीडिंग एडवांस डिजिटल मैप का कारोबार करने वाली ये कंपनी है। बेसिकली उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मुहैया कराने वाली ये कंपनी है। मैप माई इंडिया ब्रांड और इंटरनेशनल मैपर्स ब्रांड के अंतर्गत ये कंपनी जो है वो काम करती है और इस कंपनी के जो आईपीओ साइज है वो करीब 1200 करोड़ के आसपास का है। और आखिरी में मेट्रो ब्रांड्स, इसका आईपीओ खुलने वाला है 10 दिसंबर को, यानी कि फ्राइडे को। 14 दिसंबर को आईपीओ बंद हो जाएगा। कंपनी रिटेल फुटवेयर के कारोबार में है और दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का कंपनी में करीब 14.75% के आसपास की हिस्सेदारी है। इसका जो ओवरऑल साइज है वो करीब 1000 से 1200 करोड़ के आसपास का है। तो काफ़ी सारी कंपनी, इनफैक्ट ये पूरा साल जो है वो आईपीओ का नाम रहा है। मेरे ख्याल से 60-65 के आसपास आईपीओ आ चुके हैं। साल खत्म होने के पहले देखिए, हफ्ते में ही 4, देखते आने वाले हफ्ते में और कितने आईपीओ आते हैं। बिल्कुल, और अगर आप पिछले कई सालों का डेटा देखें तो आईपीओ मार्केट के लिए सबसे एक्टिव ईयर रहा है, बट पॉसिबली रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा मोस्ट नंबर ऑफ आईपीओस ये साल, बट डेफिनेटली टॉप 3 टॉप 4 में तो इस साल के भी आप आईपीओस को मान ही सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, काफी सारे न्यू एज आईपीओस जो आते दिख रहे हैं, जो इस साल की एक थीम बनी हुई है। डेफिनेटली ये सबसे अच्छी बात है कि काफी सारे न्यू एज आईपीओ जिसका शायद लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हालांकि एक का अभी भी इंतजार है, LIC, पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन हाँ, जोमेटो हो गया, देवयानी हो गई, जिनकी चर्चाएं होती थी, अब वो एक्चुअली आपको लिस्टेड देखने मिल रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, तो चलिए, आईपीओ मार्केट में तो एक्शन है, बट लग रहा है कि बाजार से थोड़ा पैसा निकाल के लोग आईपीओस में ज्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी की आज बिकवाली आई है, 317,900 का लेवल निफ्टी तोड़ते हुए दिख रहा है। 300 पॉइंट्स की गिरावट आपको अभी अभी आई है इंटरडे में। 17,896 का इस समय फ्रेश लो आपको इंडेक्स पर बनते हुए दिखा है। तो काफी भारी बिकवाली का प्रेशर आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। आईपीओ मार्केट ऑफकोर्स गर्म है, बट उतनी ही ज्यादा गिरावट आपको इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। इंडेक्स नेम्स पर स्पेशली एक फ्रेश दबाव आपको बनते दिख रहा है। फ्रेश वेव ऑफ सेलिंग इस समय जो आई है वहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। इस बिकवाली में और ज्यादा प्रेशर पड़ते हुए दिख रहा है आईटी काउंटर्स पर और फार्मा काउंटर्स पर। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब 2% की गिरावट दिखा रहा है इस समय। लेवल रिलायंस ने भी तोड़े हैं अपने 2360 के। एक बार किरण जी, जरा रिलायंस पर एक बार जरा फ्रेश व्यू लिया जाए। वागले साहब की तरफ से भी यहाँ पर सेल कॉल आई है 2300 के लेवल से, वागले साहब भी बात कर रहे हैं। कैसे समझे इस रिलायंस की बिकवाली को किरण जी? बिल्कुल दीप, रिलायंस का चार्ट काफी खराब है और पिछले लगभग 4-5 दिन का जो अच्छा सपोर्ट था उसके नीचे आज की क्लोजिंग, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है और 2300 के पहले टारगेट देखने को मिलेंगे। और जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं दीप, तो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन उसकी जो वैल्यू आती है जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगी, वो लगभग 2250 के आसपास है। तो 2300 2250 इसके आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिलायंस को बाय करने की, क्योंकि जो पुल बैक आया था वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन था। जो अच्छे करेक्शन नहीं देता वो गिरने में और ज्यादा माहिर हो जाता है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और दीप, और एक एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है, तो और एक स्पेशल बिगुल बजवाइए प्लीज। मैं आपके पास आता हूं क्योंकि जय ने ऑलरेडी अपना हाथ खड़ा कर दिया था, तो पहले बिगुल जय का जैकपॉट और फिर चलेंगे किरण जी के पास उनकी स्पेशल पिक के लिए। बताएं जय। दिपांशु, एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है, 119 पर मिल रहा है। 16,900 का पुट ऑप्शन 119 पे खरीदे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु 77 का। 119 पर खरीदे, 77 का आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। एंड ऊपर में जो दी फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है दैट इज 162 एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो 185। सो 162 185 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 16,900 का पुट निफ्टी का। 16,950 के नीचे जो सस्टेन कर रहा है दीपांशु ये क्लोजिंग आवर में, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के निफ्टी में काफी प्रेशर है और ये 16,950 के नीचे टिकना इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी के जो इसके प्रीवियस लोस थे 16,780 के करीब 82 16,780 782 वो लेवल्स ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दीपांशु। तो वही हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पुट ऑप्शन में है यहाँ पे 16,900 का पुट खरीद कर चल सकते हैं।
6900 का पुट खरीदना है इस समय तो, और यहां से जय बिकवाली देख रहे हैं। जय, लेवल्स कौन से देख रहे हैं? अगर आपके टारगेट्स हिट होते हैं तो निफ्टी पर कौन सा लेवल देख रहे हैं? कि 780 तक के लेवल्स निफ्टी में ब्रेक होने जो प्रीवियस लोज बने थे, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के उसके बाद के जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं वो करीब करीब दीपांशु बन रहे हैं 16,720 के आसपास के। सो मैं 720 तक के लेवल स्पॉट में देख रहा हूं। बिल्कुल, तो 100-125 पॉइंट्स की तो गिरावट इन लेवल से जय को दिख ही रही है जहां तक बाजार के एक्शन की बात है। आइए स्पेशल पिक का बिगुल किरण जी के लिए। बताएं किरण जी। दी बिकवाली का स्पेशल पिक है और बेचना है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने पिछला स्विंग बॉटम था वो तोड़ दिया है आज, और जिस वेलोसिटी से तोड़ा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, मेरा मानना है कि टारगेट्स काफी बड़े हैं। 5110 यानी लगभग 5100 ये मेरे पहले टारगेट्स रहेंगे, जो कि इधर से लगभग 200 पॉइंट नीचे है। तो मेरा मानना है कि ये बड़ी फॉल आपको देखने को मिलेगी, और इस ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, जो कि लगभग 5350 का है। तो 50 रुपए की रिस्क है, 45 रुपीज की रिस्क है, और नीचे 200 रुपए का रिवॉर्ड है। तो मेरा मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल आपको बेच के चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए। 5100 पहला टारगेट रहेगा जहां पे आपको रिव्यू लेना है। तो ये है आपके लिए स्पेशल पिक और सेल कॉल अपोलो हॉस्पिटल पे। बड़ी गिरावट के लिए किरण जी यहां पर आपको कॉल दे रहे हैं। करीब 200 रुपए की गिरावट इन लेवल से आ सकती है। आइए देखते हैं वागले साहब को कौन सा ट्रेड है पसंद। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST होगा भारती में 700 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने अभी ब्रेक किया है। मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन कैरी करनी चाहिए। एक 10 से 12 रुपए की मूव कल ऑन द डाउन साइड मिलनी चाहिए। 685 688 तक के टारगेट्स में देखूंगा, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 705 का। ओके, तो ये है आपके लिए भारती पर भी बिकवाली की राय। 705 के स्टॉप लॉस के साथ बेचें इस काउंटर को। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स, काफी सारे स्टॉक्स आपको तोड़ते हुए दिख रहे हैं, और इसमें भारती एयरटेल भी आपके लिए शामिल है। 700 के लेवल के अभी नीचे आया था, और अब फ्रेश बिकवाली के आपके लिए यहां पर लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। तो नजर रखिए, बाजार का मूड माहौल आज काफी आपके लिए बिगड़ा है। 300 पॉइंट्स का कट जो आया है निफ्टी पर, और स्पेशली जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में आज बिकवाली हुई है, वो डेफिनेटली और कमजोरी के संकेत दे रहा है, जो इंट्राडे में भी 16900 के नीचे के आपके लिए लेवल्स आते हुए दिखे हैं। वीकनेस बाजार में और आपको काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। इस बीच यूपीएल, और इस पर राय लेना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएल एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसने आज भी होल्ड आउट किया है। और आपको अगर याद होगा, फ्राइडे की सेलिंग में भी यूपीएल ही एक स्टॉक था जो होल्ड आउट करते हुए दिख रहा था। आज सुबह सुमित जी के भी स्टॉक ऑफ द डे के बाय लिस्ट में था। सुमित जी, एटलीस्ट आपके लेवल्स को इसने होल्ड करा है। 50 में से सिर्फ एक स्टॉक है जो पॉजिटिव टेरिटरी में है। भरोसा रखें या फिर पोजीशन है, एटलीस्ट कॉस्ट पर एग्जिट मिल रहा है तो निकल जाएं। क्या राय देंगे सुमित जी? बिल्कुल दीपांशु, बहुत स्ट्रांग होल्ड किया है स्टॉक ने, और 730 का टारगेट भी हिट किया है, 733 का हाई लगा है। तो स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। कल दोबारा अगर 730 के ऊपर गया तो ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाएगा, और फिर 740 से 750 तक का मूव दिखा सकता है। इतने वीक मार्केट में अगर ये होल्ड कर रहा है तो मार्केट में अगर थोड़ा भी रिबाउंड और थोड़ा भी पॉजिटिव मूव आया तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। मेरे हिसाब से तो होल्ड करें। ओके, होल्ड करिए, एटलीस्ट लॉस में नहीं है। 690 का स्टॉप लॉस सुमित जी सुबह बात कर रहे थे, उसको आप 700 ले रिवाइज कर लीजिए। आज 733 तक गया था। अगर मुनाफा आपने बुक कर लिया क्योंकि 730 का पहला टारगेट था तो अच्छी बात है, वरना आप पोजीशन इस पर होल्ड भी करके चल सकते हैं। इस बीच जरा BEML को भी पुल अप करिए क्योंकि जबरदस्त तेजी इस काउंटर में बनी हुई है, और BEML अब 2000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सुबह भी बात हो रही थी राकेश जी, कुणाल जी के साथ इस काउंटर पर। उनके तो सारे टारगेट्स हिट हो गए और उसके ऊपर भी के भी मूव आ गई है। किरण जी की तरफ से भी अग्रेसिव टारगेट्स BEML के लिए आए हैं, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको BEML ने दिखाया है। तो नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी। जबरदस्त तेजी के मूड माहौल में ये काउंटर आपको दिख रहा है। किरण जी के तो 2800 के टारगेट्स हैं, और उसके बाद के भी बड़े लेवल्स की बात करी है किरण जी ने। आइए क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं, और हफ्ते की
कमजोर शुरुआत आपको बाजार ने आती हुई देखिए। फ्रेश ब्रेकडाउन के संकेत 17,000 का लेवल तोड़ा और फिर 16,900 का भी इंट्राडे में लेवल तोड़ा है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही निफ्टी का स्टॉक है जो पॉजिटिव टेरिटरी में रहा है और वो है यूपीएल। उसके सामने कोल इंडिया वैसे आपको दिखेगा टॉप लूजर है, 11 रुपए की गिरावट, पर उसमें 9 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट अगर आप कोल इंडिया के दिखा दें तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, ऑफकोर्स कमजोर रहा है। उस लिहाज से देखें तो टॉप लूजर निफ्टी का आज था इंडसइंड बैंक, करीब 0.4% की गिरावट इसमें आपको आती हुई दिखी है। टाटा कंज्यूमर बड़े ब्रेकडाउन इस पर भी आते हुए दिखा है, 3.5% नीचे। आईटीसी और एचयूएल इन दोनों काउंटर्स में वीकनेस थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2% नीचे था। पिछले थर्सडे से जो बिकवाली का प्रेशर बना है आज और हावी होते हुए दिखा। आईटी यहां पर सबसे ज्यादा कमजोरी थी अगर आप निफ्टी के हैवीवेट्स की बात करें। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में ब्रेकडाउन। टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी है। बैंक्स यहां पर भी कमजोरी आपको बनती हुई दिखी। आईसीआईसीआई बैंक होल्ड आउट कर रहा था, इस पर फिर इवेंचुअली वीकनेस आई। एसबीआई, एक्सिस बैंक यहां पर गिरावट थी। कोटक बैंक पर आपके लिए सेल कॉल था और टॉप लूजर ऑफकोर्स बैंक्स की तरफ से इंडसइंड बैंक, यहां पर भी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। मारुति यहां पर एक बार फिर से वीकनेस। टाटा मोटर्स आज बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखा। भारती एयरटेल यहां पर भी गिरावट आपने बनती हुई देखी है। तो कोई भी ऐसी एक स्पेस नहीं थी निफ्टी में जहां पर आप छुप पाएं सिवाय एकमात्र यूपीएल की। वायदा कारोबार की तरफ आइए। वोडाफोन थोड़ी गेंद, कल बैन से बाहर भी आ सकता है। जी एंटरटेनमेंट यहां पर अच्छा एक्शन। मेट्रोपोलिस, कमिंस, बीएचईएल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बीईएल, आरईसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट सिर्फ यही काउंटर्स थे जहां पर गेंस दिखी। पीवीआर 6% का बड़ा ब्रेकडाउन। इंडस टावर्स 5% की गिरावट आती हुई। एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स गिरावट दिखाते हुए। साथ ही स्ट्राइड्स फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉप, इन्फो एज, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, आईसीआईसीआई प्रू, गोदरेज कंज्यूमर, महानगर गैस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर अभी आपके लिए फ्रेश सेल कॉल्स आई थी, ये सारे काउंटर्स आपको गिरावट में आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट की तरफ आए तो यहां पर भी काफी सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज आपको वीकनेस दिखाई है। कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको करना चाहिए फोकस। आइनॉक्स विंड, हालांकि आइनॉक्स ग्रीन की आईपीओ लाने की तैयारी में है। गॉडफ्रे फिलिप्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, थर्मैक्स यहां पर वीकनेस बनती हुई दिखी। यूनिकेम सुबह से ही कमजोर था। गुजरात एल्कलीज में 5% का ब्रेकडाउन। रेमंड यहां पर भी भारी मुनाफा वसूली। एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी करीब 4% नीचे था। अरविंद लिमिटेड यहां पर भी आपने भारी गिरावट देखी है। इंडो काउंट पर थी अच्छी खरीदारी। जेबीएम ऑटो में बढ़िया एक्शन। बीईएमएल 8% ऊपर। एमएमटीसी में आपने बड़ी खरीदारी होती हुई देखी है। केईआई इंडस्ट्रीज नया लाइफ हाई इस काउंटर ने बनाया है। साथ ही आपने देखा शोभा प्रेस्टीज, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। गोदरेज एग्रोवेट एक और काउंटर था जहां पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन दिखा। इंडियन बैंक और एक्सो नोबल थोड़ी पॉजिटिविटी इन सभी काउंटर्स में आपको आती हुई दिखी। बट ओवरऑल काफी कमजोर दिन था बाजार के लिए और डाउनसाइड के लेवल्स वापस बाजार टेस्ट करने के लिए तैयार। निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा था मिड डे तक, पर उसके बाद यहां पर भी कमजोरी आती हुई दिखी। तो प्रोविजनल बेसिस पर 16,900 एटलीस्ट निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है। 35,750 के नीचे बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिखा है। जय, आज का ये जो ब्रेकडाउन आया है, आप बात भी कर रहे हैं 16,780 के लेवल्स निफ्टी टेस्ट करने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में भी यही एक्सपेक्ट करें क्योंकि मिड डे तक बैंक निफ्टी की थोड़ी स्ट्रेंथ थी, बट फिर आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने भी गिरावट में पार्टिसिपेट किया। जी बिल्कुल दीप, मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी इनफैक्ट कंपैरेटिवली काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, काफी ओवरसोल्ड हैवी। निफ्टी में तो काफी सारे इंडाइसेस, बिकॉज अगर आप निफ्टी आईटी में देखें तो जो हिसाब से दबाव फिर से स्टार्ट हुआ है ये लेवल से इतनी अच्छी रिकवरी के बाद, तो वो और ट्रैक कर सकता है निफ्टी आईटी है, रिलायंस है। बट बैंक समहाउ आउट परफॉर्म कर रहा था और एक्सपेक्टेड भी था। दीपांशु, निफ्टी में जैसे 16,950 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक हुआ, उसके नीचे क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट आज। बैंक निफ्टी में ऐसा लेवल है 35,500। अगर 35,500 35,300 की रेंज ब्रेक करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो गोइंग फॉरवर्ड 200-500 पॉइंट की जो रेंज होगी बैंक निफ्टी की, अगर वो तोड़ देता है दीपांशु, देन उसके नीचे लगभग हमें और 1,000-1,200 पॉइंट का एक फॉल देखने मिल सकता है, बिलो 35,500-300 रेंज। सो मैं बैंक निफ्टी में वो लेवल्स ब्रेक होने की राह देखूंगा। अगर वो ब्रेक होते हैं देन बिल्कुल 34,300 से लेके 34,000 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। इफ नॉट तो मे भी निफ्टी में और दबाव रहे, बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। यहां पर भी देखते हैं आज इवेंचुअली स्ट्रेंथ इसने भी गिव अप करी और सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा। क्या ये कल इंटेंसिफाई होते दिखेगा या फिर बाजार संभलेंगे? क्योंकि एक बात है, बाजार की गिरावट रही है पर डाउ फ्यूचर्स अभी भी 150 अंक मजबूत है। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर से सुस्त हुआ है बट अभी भी 150 पॉइंट्स की मजबूती दिखा रहे हैं। तो देखते हैं आज यूएस मार्केट का एक्शन किस तरह का रहेगा और फिर बाजार पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी है। आइए इससे पहले कि फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए, आपको बता दें आज शाम के लिए किस तरह का एक्शन आपके लिए किया है तैयार।
क्या आपको पता है कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स के पास पड़ी हुई है। निजी अस्पतालों के पास करोड़ों डोज एक्सपायरी के करीब पहुंच गई हैं, मगर उसका कोई खरीदार नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकार क्यों नहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बूस्टर डोज को मंजूरी दे दे। आज हम अपनी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि वैक्सीन बेकार करने से क्या बेहतर नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल बूस्टर डोज के लिए किया जाए। इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या ये ओमिक्रॉन के खिलाफ एक और बड़ा टूल बन सकता है हमारी लड़ाई के खिलाफ। जानेंगे बूस्टर डोज के बारे में, करेंगे चर्चा डॉक्टर DS राणा जो कि हैं मेंबर नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 के, साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जो कि हैं कोविड-19 कमेटी के मेंबर और डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जो कि है कंसल्टेंट जसलोक हॉस्पिटल के। तो देखिए शाम 5 बजे बूस्टर का शॉट, ओमिक्रॉन को मौत। इसके साथ ही आगे खाने के तेल के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे। देखिए खाने के तेल पर सबसे बड़ा इंटरव्यू, लंदन से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री 5:26 पर। इस पर करेंगे एक बड़ा इंटरव्यू उनके साथ। गोदरेज एग्रोवेट ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं इस स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है एंड ऑफ कोर्स FMCG कारोबार में भी काफी इस्तेमाल होता है इन सभी प्रोडक्ट्स का। नौकरी छोड़ने पर पूरा नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल अथॉरिटी पर एडवांस रूलिंग के लिए आदेश के मुताबिक ये GST कर्मचारियों की अलग अलग रिकवरी पर लागू होगा। मतलब कंपनी की ओर से चुकाए जाने वाला टेलीफोन बिल, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा आदि। तो अब इसका असर आपकी फाइनल सैलरी पर क्या पड़ेगा, इसी की बारीकियों पर करेंगे चर्चा, समझेंगे इसके बारे में। मनी गुरु में देखिए नोटिस पीरियड, सैलरी पर GST भारी। कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक हो रही है। इस बैठक में बच्चों को कोरोना वैक्सीन और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज पर फैसला मिल सकता है। इसलिए इंडिया 360 में आज करेंगे NTAGI के फैसलों का विश्लेषण और करेंगे चर्चा बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन की अहमियत, बच्चों को वैक्सीन, बूस्टर का क्या सीन। आइए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने हैं। 16,912 पर निफ्टी की क्लोजिंग है, 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ और 450 पॉइंट्स के गिरावट के साथ 35,750 के नीचे निफ्टी आपके लिए आते हुए दिखाए। तो बड़ा ब्रेकडाउन हफ्ते की शुरुआत के लिए, देखते हैं रेस्ट ऑफ द वीक के लिए कैसा एक्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही आशु सर भी थे हमारे साथ। वागले साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी और जय और सच्चिदानंद देकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और बाजार और स्टॉक्स पर अपनी राय बताने के लिए।